पीपल कीप ऑन टॉकिंग ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। इसको बोलते हैं कि आज की जो जियोपॉलिटिक्स मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गई। दे आर रॉन्ग, इट इज अ यूनिपोलर वर्ल्ड। इट इज ओनली अमेरिका हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। अच्छा, लोग सर ये कहते हैं कि जैसे जब तक चीन और रशिया हैं तब तक वो हारने नहीं देंगे ईरान को। आपको क्या लगता है? आई वांट टू आस्क दैट वन काउंटर क्वेश्चन। फिलहाल आई थिंक एक रेजिना डायलॉग हो रहा था इंडिया में। सीनियर ऑफिशियल ने एक स्टेटमेंट दिया, उसने बोला था कि हम इंडिया को इस तरीके से हम उसको डेवलप नहीं करना चाहते कि इसको बाद में इंडिया भी चाइना की तरह बन जाए हमको थ्रेटन करने के लिए। हम चाइना वाली गलती इंडिया के साथ नहीं करेंगे। मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता चैनल पे, बट मैं आपको बताता हूँ देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस व्हिच आर वर्किंग टुवर्ड्स अमेरिका। वेनेजुएला का भी तेल हड़प लिया, सारी चीजें कर ली। Take the oil. Keep the oil. Drill, baby, drill. अब इंडिया के ऊपर भी उन्होंने लगा दिया कि भाई रशिया से आप बस 3 दिन तक तेल ले सकते हो, उसके बाद नहीं लोगे आप। तो जो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी उसकी तो धज्जियां उड़ गई। तो देखिए, उनके मरने से पहले 2 दिन पहले मोदी जी उनकी संसद में थे, निसेट में, और फिर डिनर कर रहे थे नेतन्याहू के साथ। वर्ल्ड को आप क्या दिखा रहे थे कि आप इजराइल के साथ है ज्यादा। अंदर की खबर है कहीं से मिली थी कि अमेरिका ने आपको बोला था आप जाके इजराइल में विजिट कीजिए। कमाल की बात और चल रही है कि क्या अली खामनेई सच में मर चुके हैं? ये जो खबर है सच है कि खामेनी इज डेड। एंड उधर की टॉप लीडरशिप भी पूरी खत्म हो गई, तो हु इज कंट्रोलिंग? नाउ सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, मैं देख रहा हूँ कि बना दिया गया है नैरेटिव कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है ईरान के पास और वो पूरी दुनिया का गला दबा देगा उससे। क्या सच्चाई है सर इसकी? देखिए, ऐसा है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज की इंपॉर्टेंस क्यों है? ट्रम्प की इसको बातों को कोई भी सीरियसली लेता है आज वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में? अमेरिकन भी सीरियसली नहीं लेते। बिल्कुल एक्ट ऑफ टेररिज्म नहीं है कि आपका मन था तो आप एक कंट्री के सुप्रीम लीडर को उठा लाया, मार दिया। ट्रम्प इज अ मॉडर्न टेररिस्ट। अच्छा, ये न्यूक्लियर सच में डेवलप कर रहे थे ईरान? हम बिल्कुल डेवलप कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं। देखिए, दूध का धुला नहीं है ईरान, लेट मी टेल यू। 60% एनरिचमेंट तक पहुंच गया था आपके यूरेनियम का, और 80-90% ही चाहिए। ही वाज वेरी वेरी क्लोज टू न्यूक्लियर। दूसरा, इजराइल भी अपना न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहा है फॉर इन्फॉर्मेशन, तो लोगों को बताते नहीं है वो लोग। और अभी सिचुएशन ऐसी है कि ईरान का बहुत नुकसान हो चुका है अभी की लड़ाई में। मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई एट्रिशन वॉर मैं बोलूंगा इसको, ये एक लॉजिस्टिक लड़ाई। ये आपने क्यों बोला? जिसके पास जितना असला जितनी देर तक रहेगा वो लड़ाई जीतेगा। एक स्टेज आएगी, ईरान की मिसाइलें खत्म हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगा, फाइट नहीं बचेगी, तो फिर ईरान को हाथ जोड़ना ही पड़ेगा। उसके लिए 1 हफ्ता और लग सकता है, 2 हफ्ते और लग सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। इसकी बात लोग नहीं करते हैं। लोग न्यूक्लियर की बात करते हैं, ऑयल की बात करते हैं, बट द लार्जर एम ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प इज के एक ऐसी चोट एक अपने ऐसे दुश्मन को पहुंचाई जाए, चाइना जैसे, कि अगर मैं गल्फ को कंट्रोल कर लूंगा तो मैं चाइना की ताकत को कम कर सकता। एंड सेम टू रशिया, इनके लिए, रशिया के लिए भी सेम? रशिया के लिए सेम इसलिए नहीं है बिकॉज दूसरा जो ज्यूज है आज, वो अमेरिका में दे आर द पॉलिसी मेकर्स। हर एक जो आपके सेनेटर्स बनते हैं, आपके इलेक्शन कैंपेन होते हैं, उसकी फंडिंग कहां से आती है? इसको ज्यूज करते हैं। आज डोनाल्ड ट्रम्प को प्रेसिडेंट किसने बनाया? ज्यूज की फंडिंग ने। और इसीलिए ज्यूज इज इक्वल टू इजराइल। तो अगर उसको ज्यूज को अपने साथ रखना है तो इजराइल को दोस्त बनाना है, और अगर उसने मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना है तो तो सर आइए, सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा ये जो पूरा मुद्दा चल रहा है ईरान और इजराइल का, ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें अमेरिका की एंट्री हो जाती है, फिर ये हमले हो जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। सर न्यूज़ चैनल पे तो बहुत बक चल रही है, एंड सबकी अपनी अपनी एक थ्योरीज़ हैं। कोई इंटरेस्टिंग थ्योरी बनाने की कोशिश कर रहा है, सोच रहे हैं नॉवल लिख देंगे तो नॉवल लिख रहे हैं अलग अलग तरीके से। बट आई वॉन्ट कि आज सर का ये पॉडकास्ट जो हो, ये डिटेल्ड हो, थोड़ा लोगों को पता चल जाए कि दैट इसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी, क्यों ये सब चीज़ें चल रही हैं, और एक्चुअली में व्हाट दे वांट, क्या चाहिए उनको अभी जो ईरान में जो चल रहा है, व्हाट दे वांट। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर। वेलकम बैक टू अगेन द प्रतीक शो। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले ये मुझे जानना है कि दैट ये ईरान और अमेरिका का ये दुश्मनी है क्या? क्यों ये दुश्मनी इतनी गहरी है कि आज उसका बदला लिया जा रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है प्रतीक, बिकॉज हम जब एक मिडिल ईस्ट को देखते हैं, अमेरिका इसको मिडिल ईस्ट बोलता है, बाकी लोग इसको वेस्ट एशिया बोलते हैं, बात एक ही है। तो मिडिल ईस्ट में इतना ज़्यादा कंसर्न अमेरिका को क्यों है?
बिकॉज जो आने वाला वक्त है उसमें एनर्जी कम से कम होती जाएगी। मीन्स अवेलेबिलिटी जो एनर्जी की है वो बहुत कम हो जाएगी और रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है कंट्रीज़ में। इंडिया का आप इसको देख लीजिए, 85% हम अपनी इसको एनर्जी के हम इंपोर्ट करते हैं। हम हमारे पास है ही नहीं, जो हमारा इंडिजिनस है वो हमारी कैपेबिलिटी नहीं है हमारे पास। तो जब एक रीजन में आपके पास अबंडेंस है इस चीज़ की, अब बहरीन को देख लीजिए, कटार को देख लीजिए, आपका गैस, बहरीन पूरे वर्ल्ड को गैस देता है। इसको भारत की 40% गैस की रिक्वायरमेंट कतार से आती है, कतार पूरे वर्ल्ड को गैस देता है। इसको बहरीन के पास, उसके पास ऑयल, उसके पास वेल्स है, रिफाइनरीज है, रिसोर्सेज है, सऊदी अरेबिया का तेल ना, ईरान का तेल। तो जब आप ये सारे कंट्रीज को देखते हैं, भाई इनके पास सब कुछ है, जो आप अगर आपके पास हो, ये वर्ल्ड की इकोनॉमी को आप डिक्टेट कर सकते हो। चाइना के पास सब कुछ है पर चाइना के पास तेल नहीं है। राइट, हाँ। चाइना के पास सब कुछ है पर चाइना के पास गैस नहीं है। तो चाइना भी यहां पर डिपेंडेंट है। तो आज अमेरिका का एनिमी कौन है? चाइना। तो ये इसकी बात लोग नहीं करते हैं। लोग न्यूक्लियर की बात करते हैं, ऑयल की बात करते हैं, बट द लार्जर एम ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इज के एक ऐसी चोट एक अपने ऐसे दुश्मन को पहुंचाई जाए, चाइना जैसे, कि अगर मैं गल्फ को कंट्रोल कर लूंगा तो मैं चाइना की ताकत को कम कर सकता हूं। एंड सेम टू रशिया, इनके लिए, रशिया के लिए भी सेम है? इसको रशिया के लिए सेम इसलिए नहीं है बिकॉज रशिया के पास अभी भी उसके पास अपने ऑयल रिजर्व्स हैं। Okay. उसके पास रिजर्व्स है। हम इसको रशिया से भी ऑयल ले, रशिया का इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा। बिकॉज ट्रंप का अभी क्या हुआ है कि इसका पुतिन के साथ इसकी जो आपकी इक्वेशन है ये इसकी बेहतर हुई है। इसको रशिया को वो इतना अपना बड़ा एनिमी नहीं समझता जितना चाइना को समझता है। जिस तरीके से चाइना की एक उसको मिलिट्री की उसको ताकत बढ़ रही है, वो अमेरिका को चैलेंज कर सकती है आने वाले वक्त पे। रशिया की ताकत और कमज़ोर हो गई इस लड़ाई के बाद। ये 4 साल की लड़ाई रशिया के साथ क्यों करवाई गई, इस यूक्रेन को मोहरा क्यों बनाया गया? रशिया को वीक करने के लिए। और कोई भी कंट्री 4 साल तक अगर वो इसको लड़ता रहे तो उसकी जो उसकी फौज, उसकी इकोनॉमी उसको वैसे नहीं हो सकती। ऑब्वियसली इफेक्ट होगी। ऑब्वियसली। तो इसलिए आज हम देख रहे हैं चाइना इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। और इसीलिए कौन सा एक देश है यहाँ पे मिडिल ईस्ट में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात नहीं सुनता है? ईरान ही है बस। और वो ईरान को ख़त्म करना जरूरी था। दूसरी भी चीज़ें आ जाती है इसमें, न्यूक्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए आती है कि इजराइल को सुरक्षा देना अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। और आने वाले वक्त में अमेरिका एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी बना रहा है। इजराइल से क्या ऐसा अमेरिका का कनेक्शन है सर? मैं आपको बता दूं, एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी इसको इजराइल के साथ बना रहा है कि वो इजराइल को इतना मजबूत करना चाहता है कि इजराइल मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करे, बिकॉज वो इसको वहाँ लोकेटेड है। बिकॉज अमेरिका तो बहुत दूर है, तो उसको अभी ईरान को रिप्लेस करना है और उसको इजराइल को लेके आना कि इजराइल सुपर पावर बन जाए। बिल्कुल, इजराइल इतना ताकतवर बन जाए कि सारे गल्फ कंट्रीज इजराइल के आगे पीछे रहे। ओके। तो अल्टीमेटली एम इसको नेतन्याहू का। दूसरा जो ज्यूज हैं आज, वो अमेरिका में दे आर द पॉलिसी मेकर्स। हर एक जो आपके सेनेटर्स बनते हैं, आपके इलेक्शन कैंपेन होते हैं, उसकी फंडिंग कहाँ से आती है? ज्यूज ही करते हैं, इसको ज्यूज करते हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट किसने बनाया? ज्यूज की फंडिंग ने। और इसीलिए ज्यूज इज इक्वल टू इजराइल। ओके, गॉट इट। तो अगर उसको ज्यूज को अपने साथ रखना है तो इजराइल को दोस्त बनाना है, और अगर उसने मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना है तो इजराइल चाहिए। और इसीलिए अभी हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने
सारे गल्फ कंट्रीज को इजराइल से दोस्ती करने के साथ उसको मजबूर किया है। और अभी इजिप्ट भी इजराइल के साथ चलता है, जो उसको 2 लड़ाइयाँ हो चुकी है इजराइल और इजिप्ट के बीच में। उसके बावजूद इजराइल और इजिप्ट के आज अच्छे रिलेशंस हैं। सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे रिलेशंस उसको बनाने की कोशिश कर रहा है ट्रम्प। अब्राहम अकॉर्ड इसने किस लिए किया था? अब्राहम अकॉर्ड के बारे में आपने सुना होगा, बताइए सर थोड़ा। तो अब्राहम अकॉर्ड was a group of these countries like Bahrain, Saudi Arabia, अच्छा, जॉर्डन वगैरह सारी कंट्रीज एंड इजराइल, जो ये पैलेस्टीनियन इशू को सॉल्व करने के लिए अब्राहम अकॉर्ड बनाया गया था। अच्छा, बिकॉज पैलेस्टीनियन इज द मेन इशू, जिसकी वजह से जितनी भी मुस्लिम और आपके अरब कंट्रीज हैं वो अपना इजराइल को लाइक नहीं करती, बिकॉज पैलेस्टीनियंस को एक घर देने की ज़रूरत है। और इसलिए अब्राहम अकॉर्ड इसको सऊदी अरेबिया के साथ ख़ास तौर पे जो सऊदी अरेबिया ने कंडीशन इसको रखी थी इसको अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करने के लिए कि वो पैलेस्टीनियन इशू का रेजोल्यूशन चाहते थे। अच्छा, तो ये बैकग्राउंड अगर हम ले तो एक चीज़ साफ हो जाती है कि अमेरिका का इंटरेस्ट इस एरिया में है, बिकॉज अमेरिका वांट्स टू कंट्रोल द ऑयल एंड इट वांट्स टू सेल द ऑयल इन डॉलर्स, तो पेट्रो डॉलर की बात सामने आ जाती है। एंड सेकेंडली इट वांट्स टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ ऑयल इन दिस रीजन। अभी ईरान क्या कर रहा था कि ये अपने ऑयल की प्राइसेस को कम रख रहा था। अच्छा, और इसकी कम प्राइस की इसको वजह से अमेरिकन ऑयल इसको कोई नहीं खरीद रहा था, बिकॉज अमेरिका इज ऑल्सो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री ना। चाइना और रशिया को बेनिफिट हो रहा था, और चाइना और रशिया को बेनिफिट हो रहा था, तो वो चाहता नहीं है ये इसको बेनिफिट करना। इसलिए भारत के अगेंस्ट क्यों सैंक्शंस लगे, वो जो पेनल्टी लगी 25% की, क्योंकि हम रशिया से ऑयल ले रहे थे। क्योंकि रशिया से हम ऑयल ले रहे थे और हम इसको रशिया को पैसा दे रहे थे इस लड़ाई को और लड़ने के लिए। हाँ, राइट। हमारा अगर ऑयल एक्चुअली बंद हो जाएगा, हम अगर इसको नहीं लेंगे तो रशिया की इकोनॉमी इफेक्ट होगी, और इकोनॉमी इफेक्ट होगी तो उसकी मिलिट्री इफेक्ट होगी, मिलिट्री इफेक्ट होगी तो ये लड़ाई को लड़ नहीं पाएगा। तो ये एक सुदर्शन चक्र है। सर ये आपस में डॉट्स कितने कनेक्टेड हैं अगर इनको ध्यान से देखो, बट कितने दूर दूर लगते हैं कि आपस में कोई मतलब ही नहीं है किसी का। इस तभी मैं रिसर्चर्स को बोलता हूँ जो एक्चुअली जो मेरे बेंटीज हैं, मैं उनको बोलता हूँ जियो पॉलिटिक्स को एक इंसिडेंट की नज़र से आप इसको मत देखो। दे आर लॉट ऑफ इंटर कनेक्टेड इश्यूज इन जियो पॉलिटिक्स, और जब तक आप इस इश्यूज को कनेक्ट नहीं करोगे यू विल नॉट हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। सर अभी जैसे ईरान में 1979 से पहले तो प्रो वेस्ट सरकार थी अमेरिका की, क्योंकि इंग्लैंड और अमेरिका ने मिलकर तख्ता पलट कर दिया। शाह ऑफ ईरान था वो। या फिर उसके बाद अल खमनई आए। सर अल खमनई ने ऐसा इम्प्लीमेंट करा, ऐसा क्या शिया रेवोल्यूशन लेके आए कि लोग अमेरिका के अगेंस्ट हो गए? व्हाट दे हैव इम्प्लीमेंटेड, क्या उन्होंने इम्प्लीमेंट किया? एक है कि जब आप नतमस्तक हो जाते हो किसी के एक्चुअली सामने, तो वो उस एक कौम की सोच के अगेंस्ट है। इसको पहले तो आपने अपनी कौम को जगाया, उसको रेवोल्यूशनाइज किया, और इसलिए हम ईरान इसको रेवोल्यूशन की बात करते हैं 1979 में, कि आपने उनको बताया कि आप किसी के गुलाम नहीं हैं। यू हैव द पावर टू बी अ लीडर इन वेस्ट एशिया विच अमेरिका इज नॉट अलाउइंग यू टू बिकम। सो द रीअवेकनिंग ऑफ नेशनलिज्म, मैं बोलता हूँ इसको, रीअवेकनिंग ऑफ नेशनलिज्म बिकेम द कॉर्नरस्टोन ऑफ दिस रेवोल्यूशन। इसको लोगों को ये उनको पहचान दिलाई कि भाई हम नौकर नहीं, हम गुलाम नहीं है अमेरिका के, हमारी अपनी सोच, हमारा भी अपना अस्तित्व है। हाँ, और जो हमारे इस्लामिक लॉज हैं हम उस पर डाइल्यूशन नहीं चाहते। हमको यहाँ पे शरिया लेके आना है, हमको यहाँ पे अपनी जो सोच है, इस्लामिक सोच है, इसको प्रमोट करना, उसको हमने इसको प्रमोट करना है। हमको वेस्टर्नाइज नहीं होना है। ओके, अमेरिका के इन्फ्लुएंस में नहीं आना। वेस्टर्न कल्चर दे वर अगेंस्ट दैट वेस्ट, इसीलिए वो औरतों के अगेंस्ट, औरतों को जो इसको, जैसे अफगानिस्तान की सिचुएशन थी अभी, जो तालिबान लेके आ रहा था कि औरतों को स्कूल मत भेजो, उनको कॉलेज मत भेजो, और उनको पर्दे में रखो हमेशा।
अच्छा सर, एक चीज़ जैसे अभी बता रहे हैं कि भी आपने देखा होगा, बहुत न्यूज़ में भी दिखा रहे हैं, पर न्यूज़ में शायद इतनी गलत फुटेज दिखाते हैं, और उसमें एक जगह दिखा रहे हैं कि लोग नाच रहे हैं अली खamenei की मौत पे, बट वो फुटेज है इसराइल के, उसमें झंडा दिख रहा है इसराइल का। तो सर क्या है, क्यों उधर बोल रहे बहुत लोग खुश हैं कि वो उनकी डेथ हो गई, या लोग दुखी हैं उनसे कि उनकी डेथ होने से? यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये जब भी लड़ाई होती है तो उसको वहाँ पे नैरेटिव्स बनते हैं, और इसको नैरेटिव से ही लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस किया जाता है। आपने सिंदूर में देखा ये पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ। अब उनके एयर बेसिस भी नष्ट हो गए, उनके हंड्रेड्स में लोग मारे गए, सोल्जर्स, एयरमैन वगैरह। अब फिर भी पाकिस्तान बोलते हैं हम लड़ाई जीते। और वेस्टर्न मीडिया में अगर आप किसी से पूछो, एक अमेरिकन से मेरी बात हो रही थी, एक टीवी चैनल पे आया था, वो भी टॉम कूपर, बहुत फेमस नाम है आजकल, उसके काफ़ी इंटरव्यूज़ आते हैं। जब मैंने उनसे पूछा तो वो इसको बोलता है कि इसको वहाँ पे ये परसेप्शन है कि पाकिस्तान इज वन द वॉर। कैन यू इमेजिन? उधर ये परसेप्शन है? हाँ। अच्छा। तो बिकॉज वहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स, आपका वॉशिंगटन न्यूज़ वगैरह, अब वहाँ पे पाकिस्तानी जो भी आपके मुस्लिम आपके कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, वो देर ऑल ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन। एंड पाकिस्तान ने बहुत पैसा वहाँ पे फेंका हुआ है कि भाई इस टाइप की खबरें बनाओ, स्टोरीज को बनाओ, आप नैरेटिव बनाओ। तो इसीलिए आप जब टीवी चैनल्स की बात करते हैं ना, दिस टीवी चैनल्स आर ऑल्सो पेडलिंग टू द वेस्टर्न मीडिया, to the Western narrative. Khamenei was and is also a very well-respected leader in Iran. हाँ. In spite of so many excesses this regime has done. आपने इसको देखा होगा, एक लेडी थी, क्या नाम था, वो उसको कस्टडी में मारा था इसने, और इसको बवाल हो गया था ईरान में उसके ऊपर। तो जब हम ऐसी चीज़ों का एक्चुअली सोचते हैं तो बिकॉज उसने अपनी IRGC अपनी क्यों क्रिएट करी, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर हम जिसको बोलते हैं IRGC, 1.7 लाख की ये एक्चुअली फोर्स है, और ये फोर्स इतनी कट्टर है और इतनी लॉयल है इस खोमेनी के लिए, और ये एक आदमी के ऑर्डर्स पे चलती है खाली। कोई कैबिनेट, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट, ऐसी कोई भी ऐसे गार्डियन काउंसिल, इस और ये सारे इसको मैकेनिज्म है उनके अपने गवर्नमेंट चलाने के लिए, बट वो IRGC को कंट्रोल नहीं करते। मतलब सेकेंडरी कंट्रोल कोई नहीं है ना। ही वॉज अ सिंगल पॉइंट योर कॉन्टैक्ट एज फार दिस इज कंसर्न, और इसलिए अमेरिका IRGC में फूट नहीं उसको डाल सका। बाकी हर जगह इन्फ्लेट, बाकी हर जगह बांग्लादेश आर्मी को खरीद लिया, पाकिस्तान आर्मी को खरीद लिया, इसको टॉपल कर दिया, लोगों को रिजाइम चेंज अपने करवा दी, पर ईरान में नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ IRGC। इसको मोसाद ने बहुत कोशिश करी IRGC में फूट डालने की, दे वर नॉट एबल टू डू दैट। और इसलिए मैं आज मानता हूं कि अगर आज रिजाइम चेंज ईरान में नहीं हो सकती है, वो IRGC की वजह से। जिस दिन आप IRGC को ख़त्म कर दोगे, आप बहुत आसानी से रिजाइम चेंज कर पाओगे। एक लेयर है जिसको वो इन्फ्लिट्रेट नहीं कर पाए। और आज जो आपके मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, आपके ड्रोन अटैक हो रहे हैं, वो ईरानी आर्मी थोड़ी कर रही है। अच्छा, वो कौन? IRGC इज डूइंग इट। ओके, बिकॉज दे हैव कंट्रोल ऑफ ऑल दीज एसेट्स। जो इजराइल की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, इजराइल का स्ट्रॉन्ग, इजराइल का था कि उनका ये जो आयरन डोम आपने बात करी, राइट, डेविड स्लिंग की आपने बात करी, एरो 3 की आपने बात करी, उसके बाद उनके पास थार्ड के भी हैं, और उनके पास पैट्रियट मिसाइल्स भी हैं, सब कुछ है इजराइल के पास। फिर भी ईरानियन की जो मिसाइल है वो गिर रही है इजराइल पे। इसको कैसे गिर रही है? क्योंकि उनके पास वो चीज़ वो सस्ते बनाते हैं। नहीं, सस्ते नहीं बनाते। जो टेक्नोलॉजी ईरान के पास है आज, हाँ, और जो चाइना ने दी है उसको, हाँ, वो रशिया ने दी उसको टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी इस हाइपरसोनिक आपके पास मिसाइल्स हैं,
जो आयरन डोम नहीं रोक पाएगा, बिकॉज वो एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकता है, क्रूज मिसाइल को रोक सकता है टू एन एक्सटेंट, बट अगर आपके पास हाइपरसोनिक आ गया हाँ तो आप इसको रोक नहीं पाएंगे, और यही हो रहा है। अब वो क्या करता है ईरान, जो उसके एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए पहले वो अपनी नॉर्मल मिसाइल्स फेंकता है, और उससे वो गिरते रहते, उसके पीछे से हाइपरसोनिक आती है, ओके, और वो हाइपरसोनिक ढक करके मारती है पे उनको। हाँ, लगती है सीधा। तो ये जो आपका खुर्रमशेर मिसाइल, खुर्रमशेर 3, ये इसकी अपग्रेडेशन अपनी इसको करता रहता है मिसाइल की, और इसीलिए हमने देखा कि आपका इजराइल में नुकसान हुआ था। पिछली 12 दिन की जो लड़ाई हुई थी वो इजराइल ने सीज फायर मांगा था, बिकॉज उसके जो इंटरसेप्टर्स थे वो ख़त्म हो गए थे, और अभी सिचुएशन ऐसी है कि ईरान का बहुत नुकसान हो चुका है अभी की लड़ाई में, और इसको मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई एट्रिशन वॉर मैं बोलूँगा इसको, ये एक लॉजिस्टिक लड़ाई है। ये आपने क्यों बोला? जिसके पास जितना असला जितनी देर तक रहेगा वो लड़ाई जीतेगा। सर मैं कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग, जब आपने बात बोली इसी पे बात सुन रहा था, एक भाई साहब तो उन्होंने बड़ी कमाल की सीधी बात बोली, कह रहे इस दुनिया में वही चल रहा है जो एक बड़ी कॉमन सी हमारी मुहावरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल, तो जिसके पास लाठी है जो चला सकता है। बिल्कुल। अब एक स्टेज आएगी, इस ईरान की मिसाइलें ख़त्म हो जाएंगी, इसको सैचुरेट हो जाएगा, वो लॉजिस्टिक स्टेमिना ख़त्म हो, जिसको हम अपने इस टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं इसको लॉजिस्टिक स्टेमिना। जब आपका लॉजिस्टिक स्टेमिना आपका ख़त्म हो जाएगा तो फाइट फिर उसके बाद अगर फाइट नहीं बचेगी तो फिर ईरान को हाथ जोड़ना ही पड़ेगा, और उसके लिए 1 हफ्ता और लग सकता है, 2 हफ्ते और लग सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ सर, बैक टू द पॉइंट जो आप बता रहे थे ईरान के बारे में, तो अल खमनेई को लोग पसंद ही करते हैं मेजॉरिटी में। तो देखिए, अगर मैं इसको डीपली एनालाइज करूं इस चीज़ को, एक आप इसको ईरान में अगर आप एक डेमोग्राफी देखें ईरान के नक्शे पे, और हम उसको अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करें, वन इज द रूरल एरिया एंड अर्बन, वन इज द अर्बन एरिया, और इन अर्बन एरिया ऑल्सो अगर हम जेनजी की बात करें, यंगर पीपल, नाउ यंगर पीपल वांट फ्रीडम। हाँ ठीक है। अच्छा, उनको ये उसको बंदिशें नहीं चाहिए, पर्दा ये सब नहीं चाहिए। वो सऊदी अरेबिया को देखते, अपने नेबर को देखते, भाई यार ये भी तो मुस्लिम कंट्री है, हाँ, लिबरल, और यहाँ पे मॉल है, ये है, बड़ा अच्छा सोसाइटी है, वो होता है, जैम सेशन हो रहे हैं और अपना लोग मस्ती कर रहे हैं। इस ईरान में क्यों नहीं कर रहे? हर एक जगह रिस्ट्रिक्शन है, कॉलेज स्कूल में लड़कियां इसको जा नहीं पा रही हैं, या रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। तो ये जो है आपकी परसेंटेज है इस लोगों की, वो नहीं लाइक करते खोमेनी को। दे आर अगेंस्ट। हाँ, जो आपका रूरल एरियाज है, बिकॉज वहाँ पे ही इज कंसिडर्ड एज देयर रिलीजियस लीडर। और अगर आप एक शिया कम्युनिटी को पढ़ें, है ना, जो आपके रिलीजन एक्चुअली फॉलो करते हैं, जो उसके कस्टम्स ट्रेडिशन वगैरह जो फॉलो करते हैं, वो अपने लीडर को एक भगवान का दर्जा देते हैं, खुदा ही मानते हैं, बिल्कुल खुदा ही मानते हैं। और फिर ऐसे लोग हैं जो खामेनी को एक खुदा मानते हैं। और इसीलिए जब आपने प्रोटेस्ट देखे ईरान में, जब इसको सीआई और इसको मोसाद ने प्रोटेस्ट कराए थे ना अभी 1-2 महीने पहले, राइट, दिसंबर में, वो फिजल आउट क्यों हो गए? बिकॉज पूरा ईरान उस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुआ। बहुत कम परसेंटेज। जो अमेरिका चाहता था ना कि एक मास अपराइजिंग हो, हाँ, बांग्लादेश की तरह, हाँ, और ये जो तख्ता पलट हो जाए, इनको फोर्स कर दे तख्ता पलट करने। हाँ, तो वो कर नहीं पाए, बिकॉज वन इज द IRGC फैक्टर। आप जानते हैं कि ईरान में 31 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर। In each district there is a IRGC headquarter. These 31 IRGC
bases, or we can call them headquarters, are spread in each district to actually curb. वो आप घर घर में जाके लोगों को पकड़ के लेके आते हैं, पता है आपको? स्ट्रॉन्ग उनको है, कोई भी बगावत अगर इसको करता है तो उसी बंदे को ये उसके घर से उठा लिया जाता है। एक दहशत है, और इसलिए लोग आते नहीं, खुल के बात नहीं करते। और ये जो पूरा 31 आपके हेडक्वार्टर्स जो हैं, ये एक जगह से कंट्रोल होते हैं, वो है तेहरान। अच्छा, खामेनी कंट्रोल करता है, मतलब एक ही कंट्रोल है सुप्रीम। बस, और कोई बीच में नहीं है, कोई 2IC 3IC कोई नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है। जैसे फौज में होता है ना, एक आप कमांडेंट होता है, एक कमांडिंग अफसर होता है, उसके नीचे होते हैं। इसको यहाँ पे नीचे कोई भी नहीं है, सीधा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। हाँ, और इसीलिए खमानी को भरवाया गया। मैं इसलिए आपसे ये चीज़ें पूछ रहा हूँ, देखो सर, मैं तो थोड़ा इस पर पढ़ पाया तो मेरे को पता चला, बट लोगों को बिल्कुल नहीं पता। लोगों को लगता है बस कुछ रीज़न है जिसकी वजह से अमेरिका ये सब उसके पीछे पड़े। एक रीज़न तो सर ये था कि दैट एक स्ट्रिक्ट शरिया लॉ था उधर, एंड वो अमेरिका चाहता था कि इसी तरीके से करके थोड़ा मास मैसेकर करवा के थोड़ा तख्ता पलट करा जाए। बट आई वॉन्ट टू नो दैट सर, एक ही रीज़न तो ये था। दूसरा रीज़न आपने बताया पेट्रोलियम है उधर, तो उधर से कंट्रोल आएगा। एंड एक ही चीज़ उसमें आपने ये भी बताई कि दैट मिडिल ईस्ट में बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, बट दे आर सुन्नी, एंड ये अकेली एक इराक के शायद साथ में शिया कंट्री कुछ परसेंटेज शिया ना हर एक मुस्लिम कंट्रीज में है, बट मेजॉरिटी तो मेजॉरिटी सुन्नी है। या सऊदी अरेबिया अगेन इज अ सुन्नी कंट्री। या तो जो आपके जो पावर सेंटर है या जो ताकतवर है वहाँ पे, वो सुन्नी है। वो अगर आप ईरान को अलग कर दो तो बाकी सब सुन्नी है। इराक में भी सर शिया मुसलमान है, और इसको वहाँ पे मिलिशिया है वहाँ पे। अच्छा, इसको वहाँ पे एक शियाई इसको मिलिशिया है जो ईरान के लिए लड़ती है। अच्छा, ओके। इसको यूनाइटेड स्टेट्स की जो उसको बेस है उसके ऊपर फ्रीक्वेंट अटैक्स होते हैं आपके इराक में, शिया मिलिशिया करती है। यस, तो सर ये भी तो एक रीज़न है कि दैट ये जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज है उससे चिढ़ती होंगे कि भाई। ऑब्वियसली देखिए, ईरान इज नॉट लाइक बाय एनी मुस्लिम कंट्री इन द मिडिल ईस्ट। अच्छा, बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। बिकॉज ईरान की जो आइडियोलॉजी है और इनकी जो आइडियोलॉजी वो फ़र्क है, राइट। और इसीलिए ईरान अपने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ काम करता है अगेंस्ट दीज कंट्रीज। एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आता वो अपने प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ता है। इस लेबनान में हिजबुल्ला, आप हिजबुल्ला में, आपके यमन में यूतीस, होती हमास, गजा में, पैलेस्टीन, हर एक जगह। आज पैलेस्टीन का मसाया कौन है मुझे बताइए? ईरान। बिल्कुल। कौन सी मुस्लिम कंट्री है यहाँ पे इस गल्फ में जो पैलेस्टीनियंस को लाइक करती है? ईरान, ओनली ईरान। एंड दैट इज व्हाई द ज्यूज एंड पैलेस्टीनियन इशू इज वेरी वेरी स्ट्रांग, बिकॉज आज इजराइल का दुश्मन कौन है? पैलेस्टीन, राइट। पैलेस्टीन का दोस्त कौन है? ईरान। तो इफ यू लिंक दिस एंटायर, इसको जो मैं बोल रहा हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा ईरान और इजराइल के बीच में दुश्मनी क्यों है। राइट, क्यों नहीं बनती आपस में। ये भी आपने क्लियर कर दिया, बहुत अच्छा पॉइंट था। क्योंकि इजराइल भी इसलिए कूद रहा था क्योंकि अमेरिका ये बोल रहा था कि भाई तुम न्यूक्लियर बना रहे हो, वो कह रहे तुम मिसाइल भी नहीं बनाओगे। इजराइल तो इसलिए ही मेन कॉन्फ्लिक्ट में आया कि तुम मिसाइल भी नहीं बनाओगे, तो तुम मिसाइल ड्रोन्स बना रहे हो। देखिए, आज आपको ईरान से लोग क्यों डरते हैं? आप मुझे बताएं क्यों डरते हैं लोग? बिकॉज ऑफ देयर मिसाइल पावर। और ईरान भी ये जानता है कि अगर आप उसकी मिसाइल को निकाल दोगे तो उसके पास बचेगा क्या? एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग है, उसको एयरफोर्स है नहीं, नेवी है नहीं, और उसके IRGC है खाली, और उसकी आर्मी भी, सब कुछ मिला दो तो 10 लाख की हो जाती है ईरान की भी। बिकॉज उसमें एक तो ईरानियन आर्मी है, एक आपकी बसीज फोर्स है, फिर उसकी पैरामिलिट्री है, फिर उसके रेजर्विस्ट हैं जो उसकी पॉपुलेशन है, उनको भी ट्रेन किया जाता है लड़ने के लिए। तो इन सबको मिला के उनकी एक 10 लाख की फौज बन जाती है। और बाकी जो देश हैं, आप सऊदी अरेबिया को ले लीजिए, आप
जॉर्डन को लीजिए, इजिप्ट को लीजिए, इनके पास तो कोई फौज है ही नहीं जो काउंटर कर सकती है ईरान को। और इसीलिए अमेरिका ने अपने बेसेस लगा रखे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं अमेरिका इनको? ईरान से। इज द ओनली कंट्री, बिकॉज इनको डर है। आप जानते 2019 में अरामको ऑयल फील्ड्स में आग लगी थी सऊदी अरेबिया में, किसने लगाई थी? ईरान ने, हाउथीज ने। हाउथीज इक्वल टू ईरान, प्रॉक्सीज तो नहीं है। अब बात तो वही। आज ईरान ने फिर आग लगाई है, डायरेक्टली लगा दी, क्योंकि अब लड़ाई है। ईरान भी यही है कि डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ता है, प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ता है। सी अगर वो लड़ेगा तो ये सारे देश उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। उसने भी तो वहां पे उसको टिक के रहना। इसलिए आज जो उनके पेजेशकियान की स्टेटमेंट है, आई थिंक उसने माफी मांगी है इस गल्फ कंट्री से कि हमने आपको अटैक किया, अब हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और ये गल्फ कंट्रीज पे अटैक इसलिए हुआ था क्योंकि इधर एयरबेस है। बिकॉज एयरबेस है, अमेरिका को एक सबक सिखाना था, और दूसरा इन कंट्रीज को भी सबक सिखाना था कि अमेरिका आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता। और सर ये हुआ है, अभी सऊदी ने भी तो खुद ही बोला कि अमेरिका ने जो वो एंटी मिसाइल सिस्टम लगा रखे थे, जब वो हमला करा उनके ऊपर, तो वो सारे एंटी मिसाइल सिस्टम उधर फेस कर रखे थे इजराइल की तरफ, बिल्कुल ये बात सच है, इजराइल को बचाने के लिए। बिकॉज आज अमेरिका के लिए अहमियत कौन सा देश ज्यादा रखता है? इजराइल। इट्स सिंपल एज दैट। अच्छा, अमेरिका का मोटो ये है कि इजराइल को उधर सुपर पावर बना दो किसी तरीके बस से। उसको यूसी लोग इसको एक चश्मे के ऊपर लेंस लगा देते ना किसी के, तो उसको सच्चाई दिखाई नहीं देती। राइट। इसको लेंस अगर आप निकालोगे अपनी, वो कहावत है ना, यू रिमूव द वूल्स फ्रॉम योर आईज, देन यू विल सी द रियलिटी। और ये रियलिटी ये है कि आज इजराइल को यहाँ पे मजबूत बनाना है, बिकॉज ईरान ने 2 साल पहले स्टेटमेंट दी थी, हम इजराइल का नामो निशान निकाल देंगे यहाँ से। अच्छा। हम उसको खत्म कर देंगे, इजराइल को बर्बाद। इसको कैसे खत्म करेंगे? न्यूक्लियर आएगा तभी तो खत्म करेंगे। और इसीलिए न्यूक्लियर नहीं आना चाहता, इसीलिए नेतान्याहू बोलता है कि मारो इनको सालों को, खत्म करो इस कौम को। इसको इतनी नफरत है, मुझे बताइए, दोनों देशों के बीच में। अच्छा, ये न्यूक्लियर सच में डेवलप कर रहे थे ईरान? हम बिल्कुल डेवलप कर रहे थे, उसमें कोई डाउट ही नहीं। देखिए, दूध का धुला नहीं है ईरान, लेट मी टेल यू दैट। 60% एनरिचमेंट तक पहुंच गया था वो आपके यूरेनियम का, और 80-90% ही चाहिए। 80-90% 2 हफ्ते में उसके पास एक न्यूक्लियर वेपन आ सकता है। ही वॉज वेरी वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियर वेपन, और ये अमेरिका भी जानता था, वो इजराइल भी जानता है। दूसरा, इजराइल भी अपना न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहा है फॉर इंफॉर्मेशन। इस लोगों को बताते नहीं है वो लोग। दे आर ऑल्सो डेवलपिंग देयर न्यूक्लियर दिस थिंग, बिकॉज ऑब्वियसली एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। बिकॉज इजराइल भी जानता है कि भाई अगर इसको मेरे ऊपर न्यूक्लियर वार आएगा तो मेरे पास भी कुछ होना चाहिए वापस देने के लिए। दो अमेरिका इज देयर टू हेल्प, बट एट द सेम टाइम वो कैपेबिलिटी इजराइल बनाने की कोशिश कर। बट सर कहते हैं कि दैट इजराइल के पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब ऑलरेडी है, उन्होंने डेवलप करा तो कहते हैं ना, वो कोई ट्रीटी इजराइल ने तो साइन नहीं की है ना। नहीं, कोई ट्रीटी नहीं साइन। हाँ, एनपीटी का तो हिस्सा नहीं है वो। नहीं, इसको फिर क्या फायदा? बट दे आर ऑल्सो सीक्रेटली डेवलपिंग, और अमेरिका के साथ तो है। वी कांट कंफर्म इट, बट यस, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये बोलती। ओके, तो ये भी एक रीज़न था कि भाई वो इतनी जो ये आफत हुई है कि वो न्यूक्लियर भी डेवलप कर रहा था। बट सर बोलते हैं कि दैट जब आई थिंक इन 2015 बराक ओबामा से उनकी डील भी हो गई थी, बातें भी हो गई थी, एंड ये भी हो गया था कि भाई जो एनरिचमेंट है उसको उधर ही कैप लगा दो। कैप भी लग गई थी, एंड यूएन के ऑफिसर्स भी आने को तैयार थे। चेक, वो ईरान ने बोला तो चेक कर लो आप, बट उसके बाद में वो चीज़ें हुई नहीं। उसके बाद में वो चीज़ें उधर ही अटक के रह गई। मैं जो पढ़ रहा था यूएन की तरफ से जो रिपोर्टें आई थी, बट ये कंफर्म नहीं हो पाया कि ईरान डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा। बट हाँ, उस समय तो वो कर ही रहे थे, या उस समय तो उनका था, पूरा था। फिर यूएस ने उनको उस पर, इजराइल ने उनको उस पर तबाह भी कर दिए जो उनके बेसिस बनाए थे उन्होंने। सी ये जो आपका JCPOA हुआ था ना, हाँ। जिसको ये 2015 में हुआ था, राइट राइट, और इसको 18 में ट्रंप ने रद्द कर दिया। रद्द कर दिया। इस क्यों रद्द कर दिया? आई डोंट नो, बताइए। सी न्यूक्लियर के बियॉन्ड भी इसका अमेरिका का एक इसको इंटरेस्ट है यहाँ पे। अच्छा, क्या सर? जैसे अगर
JCPOA आपका न्यूक्लियर भी आप उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दोगे, आप उसको एक न्यूक्लियर बॉम्ब पे बना दोगे, पर आप उसको कंट्रोल तो नहीं कर पाओगे। सही बात है। तो ईरान को कंट्रोल करना वाज द लार्जर ऑब्जेक्टिव एंड नॉट द न्यूक्लियर। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। इसीलिए जब वो अपनी सेकेंड टर्म में आया 2.0, वो उसने अपने इलेक्शन के टाइम में अनाउंस कर दिया था कि मैं ईरान को इसको सॉर्ट आउट करूंगा। Trump had announced it, at that point of time. Right. And he's following what he's planned. अच्छा सर, ये जो इतना सब मैसेकर हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, तो मोसाद एंड जो CIA है, इनके बंदे इन्फिल्ट्रेट हैं बिल्कुल ईरान की आर्मी एंड हर जगह पे। बिल्कुल। सी एक लार्ज, अगर आप इसको गूगल भी करोगे आपको एग्जैक्ट फिगर आपको मिल जाएगी कि काफ़ी ज्यूज़ की तादाद है जो आपकी ईरान में रहती है। अच्छा। ज्यूज़ ऑल्सो स्टे देयर एंड दे आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। और आजकल मुझे बताइए कौन सा ऐसा देश है इसको जिसमें आप इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकते। भारत में हम OGWs की बात करते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो इसको टेररिस्ट की मदद करते हैं। इस महीने सालों तक टेररिस्ट हमारे जंगलों में रह रहे हैं। राइट। और हमारी फौज उनको उसको निकाल नहीं पा रही है, कैसे? और उनको लॉजिस्टिक्स कहाँ से मिलती है? तो ये यू कैन ऑलवेज इन्फिल्ट्रेट। ऐसे कोई पैसा जहाँ पे गुर्बत है देशों में, जहाँ पे गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, मनी इज़ अ ग्रेट पावर, और आप इसको पैसे से किसी को भी खरीद सकते हैं। एंड जब सेकेंड टाइम ट्रम्प पावर में आए तो उन्होंने बिल्कुल प्रेशराइज करके उनकी इकोनॉमी को ख़त्म करने का सोचा। उसकी इकोनॉमी ख़त्म कर दी, लोग सड़कों पे आ गए इस खाने के लिए। सर मैं तो बड़ी कमाल की बात पढ़ रहा था, मतलब मेरे तो होश उड़ गए सर। अभी रिसेंटली ईरान में क्या हो गया था, $1 की कीमत 1.5 मिलियन ईरानियन रियाल हो गई। यस 1.4 तक तो पहले भी थी, कुछ महीने पहले। मैं तो सर, मुझे तो इतना लगा ही नहीं था कि इतनी डाउन चली गई थी करेंसी। बहुत डाउन चलेगी, इतना आपको महंगा हो गया हर एक चीज। पानी नहीं अवेलेबल था तेहरान में, इस पीने का पानी के लिए भी पॉवर्टी आ गई। हाँ, इस पीने का इसको पानी के लिए, जैसे हम एक ग्लास पी रहे हैं, ये आपको $100 का मिलेगा ग्लास। ओहो, तो क्या आप कहाँ जाओगे आप मुझे बताइए। बुरे हाल हो गए, बदहाली हो गई। और ये सब CIA और इन्होंने कराया ताकि उधर नेचुरल रिजीम को चेंज करा जा सके। कोशिश तो यही थी, पर वो उसको सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और इसलिए हमला करने की जरूरत पड़ी। और पर खामेनी नहीं कहते हैं कि उधर 10-20 हज़ार लोग मार दिए गए, गोली वोली चलवा दी। हम मारे उसने। ओके। तभी तो दहशत फैलेगी, तभी तो लोग इसको सड़कों पे आने से कतराएंगे। यू सी, ये देशों में डेमोक्रेसी नहीं चलती, नाम की डेमोक्रेसी चलती, डिक्टेटरशिप है। हाँ, इट इज 100%। जो तानाशाह चाहेगा वही होगा। जो चाइना में भी यही हाल होता है। यू कांट स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट। एक दिन अगर आपने कोई स्टेटमेंट अगर दे दिया तो वो बंदा गायब हो जाता। इस भारत की तरह नहीं कि आपके टीवी चैनल में आके गाली दे दो जिसको भी, है ना। आज ए डिफरेंट सोसाइटी। You can't speak against the government. You just can't speak against the government. जो गवर्नमेंट चाहेगी वो होगा। हाँ, और जिस बंदे ने गवर्नमेंट के साथ उसके अगेंस्ट बात की, आई थिंक वो 24 घंटे रह गए उसकी ज़िंदगी के। वही वाली बात है कि सर, जैसे नॉर्थ कोरिया इन सब में दिखता है कि डिक्टेटरशिप है प्योर, बट इधर वो छुपा के रखते हैं, दिखाते ऐसा है कि इधर तो फुल आज़ादी है, ऐसा है। तो दैट इज Trump is also something like a dictator only, by the way. बट सर मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आती कि एक देश है अमेरिका ने अभी वेनेजुएला में जाके मडुरो को उठा लिया, उनको उठा के ले आए, प्रेसिडेंट को उठा के ले आए। उन्होंने पता नहीं क्या बताया कि ड्रग्स कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बल्कि उनका तो पेट्रो डॉलर का जो भी कन्फ्लिक्ट था। इधर भी उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर, शिया कम्युनिटी के सबसे बड़े लीडर शायद वही थे पूरे वर्ल्ड में। लोग तो उनको ऐसा खुदा ही मानते थे, क्योंकि इसको भारत में कितने प्रदर्शन हुए, या क्योंकि वो इस्लामिक स्कॉलर भी थे शायद, राइट।
वो इस्लामिक स्कॉलर, एक आपके शिया कम्युनिटी के एक रिप्रेजेंटेटिव, हाँ एक बहुत बड़े लीडर मान लो आप, या है ना। तो इन कम्युनिटीज़ में ऐसा होता है, जैसे कि हमारी हिंदू में भी हम इसको कई हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स अपने रहे हैं और हम उनको मान्यता देते हैं। इसी तरीके से शिया कम्युनिटी में भी वो एक प्रकार के लीडर थे। तो उनको सर उठा दिया। सर ये बिल्कुल एक्ट ऑफ टेररिज्म नहीं है कि आपका मन था तो आप एक कंट्री के सुप्रीम लीडर को उठा लाया मार दिया? ट्रम्प इज अ मॉडर्न टेररिस्ट। मुझे बताओ, जो देश आपकी नहीं सुनता आप उसको बोलते हो मैं तेरे पे 500% टैरिफ लगा दूँ। व्हाट इज दिस? ये तो वही है सर, ग्लोबली डोमिनेंस चाहता है। ये दादागिरी है, वेपनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। जो आपकी बात इसको नहीं मानेगा, आप कनाडा के साथ क्या किया ट्रंप ने, इसको यूरोपियन यूनियन के साथ क्या किया ट्रंप ने, इसको यूरोपियन यूनियन का जो प्रेसिडेंट थी और जो इसको चेयरपर्सन था वो इंडिया क्यों आए, इस ट्रेड डील क्यों साइन की इंडिया से? बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। आज तक यूरोपियन यूनियन इसको भारत के स्वर में कभी बात नहीं करती, हाँ वो तो है ना। आज क्यों कर रही है? बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। बिकॉज अब उनकी जो है, अब उनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर बात आ गई। जो अभी अमेरिका से ट्रेड हो रहा था, अब टैरिफ की वजह से अगर वो बंद हो जाएगा तो अभी कहाँ जाएंगे वो? बट सर अगर ऐसे चल रहा है जैसे चलो इंडिया तो मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया लोग थे उस समय जिन्होंने हमारे इधर न्यूक्लियर फैसिलिटी को डेवलप कर दिया, चाहे जैसे मर्जी करा बट कर दिया था। अगर नहीं करके जाते सर तो आज हमको भी ऐसी धमकाते। बिल्कुल। बट जो कंट्रीज सर नहीं है डेवलप्ड इतनी, जिनके पास नहीं है न्यूक्लियर फैसिलिटी, उनके लिए तो एक ही ऑप्शन है कि सरेंडर करो फिर आप। देखिए आज की डेट में देयर आर ओनली 9 countries who have the nuclear weapon. यूक्रेन के पास था, हाँ पर वो ले लिया। जैसे उससे लिया आपका रशिया ने उसको ठोक दिया। आज अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर पावर होती तो नहीं ठोक पाते, उसको नहीं ठोकते, वो एक डेटरेंस है। आज पाकिस्तान क्यों उछलता है और पाकिस्तान को मुस्लिम कंट्रीज में इतनी इसको रिस्पेक्ट आपको क्यों मिल रही है? उसकी इकोनॉमी तो जीरो है। बिल्कुल, बस वही है कि पावर है, बस उसके पास न्यूक्लियर पावर है जो एक भी मुस्लिम कंट्री के पास है नहीं आज। ही इज द ओनली मुस्लिम कंट्री विच पोजेसेस अ न्यूक्लियर वेपन टुडे। और यही उसको बड़ा बना देती है मुस्लिम, और यही उसको बड़ा बनाती है। इसीलिए उसके साथ सऊदी अरेबिया भी डिफेंस पैक्ट करता है। सऊदी अरेबिया बोलता है कि आप अपनी फौज भेजो अभी हमारे पास लड़ने के लिए इस ईरान के अगेंस्ट। आज की न्यूज़ है। सर एक टर्म आपने भी बड़ा कमाल का बताया, मैं उस पर आने वाला था, आपने खुद ही बता दिया, तो उसको एक बार आप बता दीजिए। सर ये जो लोग कहते हैं कि ये है, बट एक्चुअली कैपेसिटी इज इक्वल टू डिटरेंसी है। जिसके पास कैपेसिटी है उसी से आदमी डरेगा। वही वाली बात है, जिसके पास लाठी है तो उससे आदमी नहीं बोलेगा फालतू, और जिसके पास नहीं है उसको तो मारेगा भी और कैसे भी मारेगा ना। बिल्कुल। और जियोपॉलिटिकली यही सच है। आप अपने एक डे टू डे लाइफ में देख लो, जिसके पास पावर है, इसको पावर क्या होती है? या तो पोजीशन है या तो पैसा है, लाइक अंबानी अदानी वगैरह। अंबानी अदानी को इसको कोई क्यों नहीं टच कर सकता? बिकॉज दे हैव द मनी पावर, दे कैन बाय एनी गवर्नमेंट। जिसके पास पैसा नहीं है, इसको या पोजीशन नहीं है, रातों रात उसको पुलिस भी पकड़ के इसको थाने में बंद कर देती है। तो इट इज द वर्ल्ड इज लाइक दिस। वर्ल्ड इज लाइक अ जंगल। जो शेर होता है वो शेर का मुकाबला कोई जानवर नहीं कर सकता जंगल में। सेम चीज हम वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में देखते हैं। इसको आज
और ख़ास तौर पे आपके रिसर्च स्कॉलर्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ, पीपल कीप ऑन टॉकिंग ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। इसको बोलते हैं कि अब आज की जो जियोपॉलिटिक्स एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गई। दे आर रॉन्ग, इट इज अ यूनिपोलर वर्ल्ड आज। इट इज ओनली अमेरिका हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, एंड वी हैव सीन इट हैपनिंग इन दीज वॉर्स। चाहे गजा वॉर हो जाए, और कुछ ओपनली बोल क्यों नहीं रहा है? मतलब बिकॉज एवरीबडी इज लुकिंग एट हिज ओन नेशनल इंटरेस्ट। अच्छा, वो बोलते हैं दूसरों की लड़ाई क्यों लड़े, हम अपने सोल्जर्स को क्यों जाया करें दूसरों की लड़ाई पे। और यही अभी उन्होंने मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने भी बोला हाँ कि भाई आपके बीच में हम पड़ गए हैं, हम क्यों बर्बाद हों। तो इसको मिडिल ईस्ट भी जो आपने इसको देखा होगा, ईरान की तरफ नहीं लेते हैं, राइट। इसको वो भी यूएस की तरफ जाते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। क्योंकि इनको सिक्योरिटी है, सारी चीज़ें उधर से इसको मिलती कौन देता है इनको? तो सर अगर ईरान को जीत लेते हैं तो उससे यही होगा कि मिडिल ईस्ट में कंट्रोल आ जाएगा और इजराइल विल बिकम मोर पावरफुल। हाँ, और एक चीज़ इसको लोग इसको ये भी बता रहे हैं कि ट्रम्प के जो सपोर्टर्स हैं वो बताते हैं कि ट्रम्प इस लड़ाई को इसलिए लड़ रहा है बिकॉज इस लड़ाई के बाद मिडिल ईस्ट में पीस आएगा। कौन सा पीस होता है ये? तो जो पीस के लिए लड़ रहा है, इसका मतलब नोबेल प्राइज उसी को मिलना चाहिए। हजारों लोगों को मार के कौन सा, लाखों लोगों को मार के कौन सा हाँ। पीस आने वाला है? हाँ, तो ट्रम्प के सपोर्टर तो यही बोलते हैं। सर कमाल है। अच्छा सर एक चीज़ बताइए, लोग अभी आजकल आप देख रहे होंगे न्यूज़ चैनल पे बड़ी बड़ी हेडलाइंस आ रही हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज़ होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, अब वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। क्या सर, क्या वर्ल्ड वॉर 3 का क्या लगता है आपको, क्या है ये? कहाँ वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर रहे हो आप? इसको ईरान को एक हफ्ते से अमेरिका ठोक रहा है। इसको कौन सी ताकत आ गई ईरान को बचाने के लिए? सेम एज यूक्रेन ही हो रहा है उनके साथ भी। सेम यूक्रेन वाला हाल होगा, लंबी लड़ाई होगी तो कोई पास नहीं फटकेगा। अच्छा, लोग सर ये कहते हैं कि जैसे जब तक चीन और रशिया हैं तब तक वो हारने नहीं देंगे ईरान को। क्या आपको क्या लगता है? अच्छा, आई वांट टू आस्क देम वन काउंटर क्वेश्चन। उसको वो क्या कर रहे हैं अभी कि जो ईरान इस लड़ाई को ना हारे? कह रहे हैं सर वो फंडिंग कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, सब चीज़ें। इस हथियार कैसे पहुंच रहे हैं? पॉसिबल है इस टाइम पे लड़ाई में उनके पास हथियार पहुंचना? जैसे उनकी जो आएंगी शिप्स और आएगा उसको उड़ा दिया जाएगा। क्योंकि उधर तो वेस्टर्न वैसे ही घूम रहे हैं, वेस्टर्न आपके यूक्रेन में भी आप पोलैंड पे हमला क्यों हुआ? बिकॉज वहाँ से लॉजिस्टिक्स आ रही थी, पूरी वहाँ से ट्रेन्स आ रही थी हथियारों के साथ, और रशिया ने उड़ा दी सारी ट्रेन्स को। तो आई थिंक ये एक मॉरल सपोर्ट ज़्यादा है। भाई हम तेरे साथ है, तू लड़। बस हम तेरे साथ हैं, और हम इसको बाद में अभी हम इसको यूएन में भी चले जाएंगे, प्रेशराइज करेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन करेंगे। बट सर एक पॉइंट ये भी आता है कि अगर ईरान किसी तरीके से ख़त्म हो जाता है और यूएस उसको कंट्रोल कर ले जाता है तो ये मिडिल ईस्ट में तो इनकी पावर ही खत्म हो जाएगी, रशिया और चाइना वगैरह की। अब अमेरिका क्या चाहता है? शुरू में आपके इंटरव्यू के स्टार्ट में मैंने ये अपने ओपनिंग रिमार्क में क्या बोला था? यही बताया था आपने इसको, मैंने यही बताया था। राइट। चाइना मुद्दा है, ईरान मुद्दा नहीं है। प्रॉब्लम चाइना से है। अमेरिका ईरान से नहीं डरता है, चाइना से डरता है। और अभी इस फिलहाल आई थिंक एक रेजिना डायलॉग हो रहा था अभी इंडिया में, आई थिंक कल की स्टेटमेंट है, तो जिसने एक अमेरिका के एक कोई सीनियर ऑफिशियल थे, एक स्टेटमेंट दिया था, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा। अच्छा, उसने बोला था कि हम इंडिया को इस तरीके से हम उसको डेवलप नहीं करना चाहते कि इसको बाद में इंडिया भी चाइना की तरह बन जाए हमको थ्रेटन करने के लिए। हम चाइना वाली गलती इंडिया के साथ नहीं करेंगे। तो आपने माइंडसेट देख लिया अमेरिकन का। वो चाहते हैं दबके ही रहें। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप ताकतवर बने। आपको हमेशा
एक डिपेंडेंसी में रखेंगे। हथियार देंगे तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे, हथियार देंगे तो स्पेयर्स नहीं देंगे, एक मोहताजी रखेंगे आपके ऊपर। और जैसे सर ये अमेरिका इंडिया के ऊपर भी ठोकता रहता है सैंक्शंस, अभी तो आपने देखा होगा। तो क्या दोस्त है हमारा, मुझे बताइए। और ये लोग कहते हैं दोस्त है, ये मैं आपको बताता हूँ कि मोदी की बहुत अच्छी दोस्ती है। प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका के जितनी भी डीप स्टेट है वो अब भारत में काम करता है। अब भारत को स्टेबलाइज और उसको डिस्टेबलाइज इसको करता रहता है। आपने इसको देखा, ऑपोजिशन वालों को भी जो इसको लगे रहते हैं और उनके लिंक्स पता नहीं कहाँ कहाँ पे हैं। आपने ये भी देखा है कि इतने सारे थिंक टैंक्स हैं, जो आपके एनजीओज हैं, गवर्नमेंट में लोग इन्फिल्ट्रेट हो चुके हैं अमेरिका के, इसको भारत की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। और ये सब तो इसलिए हो पाता है कि पैसा है। ये सारा डीप स्टेट है, इनके पास बहुत इसको पैसा है, और ये भारत में नहीं, ये जो हर एक देश में करते हैं, दे डू इट इन एवरी कंट्री। तो सर भारत को कैसे बचना चाहिए इस चीज़ में, कि ये चीज़ तो अगला नंबर भारत का भी हो सकता है? भारत को, जैसे आपने एक स्टेटमेंट दी थी, कैपेसिटी, हाँ, कैपेबिलिटी, या जब तक आप अपनी डिपेंडेंसीज को कम नहीं करेंगे, और ये पहले भी मैंने एक स्टेटमेंट दिया एक पॉडकास्ट में, जब तक आप अपनी डिपेंडेंसीज को कम नहीं करेंगे, आप एक शेर की तरह दहाड़ नहीं सकते। राइट, वही है सर, कैपेसिटी इज इक्वल टू डेटा। आप ये नहीं बोल सकते कि आई एम द किंग एंड आई कैन इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कभी भी नहीं बोल सकते आप। एक तो सर मुझे ये भी लगता है कि सर ये पूरी लड़ाइयाँ करवाते हैं और हथियार यही बनाते हैं और पूरी दुनिया में बेचते भी यही हैं। तो उनकी इकोनॉमी आपकी कैसे चलती है आज? टुडे अमेरिकन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन देयर आर्म्स इंडस्ट्री। उनके पास और क्या मैन्युफैक्चर होता है अमेरिका में, मुझे बताइए। चाइना सब कुछ मैन्युफैक्चर करता है, अमेरिका क्या मैन्युफैक्चर करता है? वेपन। हाँ, और क्या चीज़ आती है अमेरिका से बन के, मुझे बताइए। हथियार बन के आते हैं और हम खरीदते हैं वो हथियार अमेरिकन के। दो ही कंपनी है सर जो ये बनाती है, लॉक मार्टिन एंड जो, और आप एविएशन सेक्टर में देख लीजिए, अमेरिका नंबर 1 है। बोइंग है, एयरबस। और आप हथियार में देख लीजिए, हर एक जगह हथियार बन के आते हैं। जेवलिन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, थार्ड ले लो, ये पेट्रोट ले लो, और आपके F-16 ले लो, F-35 ले लो। हम तो अब ये अपना हवाई जहाज नहीं बता पा रहे, वो इस तेजस को बार बार वो इसको गिरता जा रहा है, उसके क्रैश होते जा रहे हैं। इंजन सप्लाई में उसकी इतनी उन्होंने दिक्कत कर रखी हाँ, है। तो उसको 99 इंजन आने थे, 3 इंजन आए अभी तक, और 180 इंजन का कॉन्ट्रैक्ट है। कब आएंगे? कब आपके स्क्वाड्रन आपके पूरे होंगे? तो अल्टीमेटली इंडिया क्या कर रहा है? अब राफेल खरीद रहा है, सुखोई खरीद रहा है। वो जो ड्रीम थी आमका, एक आपका आमका आपका प्रोजेक्ट था, हवाई जहाज आना था, वो ठंडे बस्ते में इसलिए पड़ गया बिकॉज अमेरिका से जेट इंजन्स नहीं आ रहे हैं। तो भारत को अब इस बाहर से खरीद रहे। मैं सर पढ़ रहा था, इंडिया को 5th जनरेशन अभी हवाई जहाज बनाने में अभी भी 10-15 साल लगेंगे, अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो। वो भी पॉसिबल नहीं है। ये 10-15 साल तो आप एक बहुत अच्छी एक टाइमलाइन दे रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ सर, सब सही चलता रहा तो। आज आपके पास जेट इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं है। आपका G404 जो आपका तेजस में लगता है, 414 जो आपका एमका में लगेगा, वो आपका अमेरिका से आएगा। अब आपको सैफ्रॉन से आप उसको बात कर रहे हैं, जो आपकी फ्रांस की जो कंपनी है जो इंजन बनाती है, वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। रशियंस आपको देने के लिए तैयार है ट्रांसफर। तो अमेरिका फिर सैंक्शन लगा देगा। द स्ट्रॉन्ग अमेरिकन लॉबी इन द गवर्नमेंट, जो करने नहीं देगा। आप एक लार्जर गेम, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता चैनल पे, बट मैं आपको बताता हूँ, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस विच आर वर्किंग टुवर्ड्स अमेरिका। ये कहीं ना कहीं से बाबू भैया को फंसाना है पूरी दुनिया को। डिपेंडेंसी रखो हमेशा लोगों की।
और इसीलिए जब चाइना आ गया था 2020 में हमारे ऊपर, इस कहाँ पे आप गए थे जो इसको चाइना को काउंटर करने के लिए? अमेरिका के पास गए थे। आपने M777 अल्ट्रालाइट आपने हवार्ड से जो आपको माउंटेन्स के लिए चाहिए थे आपने लिया, आपने चिनूक्स लिए, आपने C-130 आपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लिया, आपने अपैची लिए, आपने जेवलिन ले रहे हैं, इस क्या नहीं ले रहे हैं? पर चाइना सर 6th जनरेशन को टेस्ट कर चुका है। हाँ। और आज भी हम 5th जनरेशन को बनाने की सोच रहे हैं। इसको 500 बिलियन इसको ट्रंप ने बोला है ना, एक टाइम पे इंडिया के साथ ट्रेड होगा $500 बिलियन। वो कैसे होगा? वो हथियार खरीद के होगा। और तुम्हें पहले लड़वाएंगे, फिर तुमसे कहेंगे हथियार खरीदो भाई। ऐसे ही अब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई, आपका सिंदूर अमेरिका इस कहाँ था इस लड़ाई में? इस किसके साथ था? पाकिस्तान के साथ। यू शहबाज इज माई फ्रेंड, यू मोदी इज माई फ्रेंड, वही डिप्लोमेसी। और आपस में लड़वा दो दोनों को, और दोनों को हथियार बेचो। बिल्कुल। अमेरिका का सर बस यही है, नेशनल इंटरेस्ट जो उनके हित में, वो सब सही है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ऐसे नारे लगाते रहो और इस लोगों को बढ़वाते रहो एक दूसरे के साथ। सर अभी जैसे आप अभी जो बता रहे थे कि वेनेजुएला का भी तेल हड़प लिया, सारी चीज़ें कर ली, अब इंडिया के ऊपर भी उन्होंने लगा दिया कि भाई रशिया से आप बस 30 दिन तक तेल ले सकते हो, उसके बाद नहीं लोगे आप। तो जो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी थी उसकी तो धज्जियाँ उड़ गई। देखिए, फॉरेन पॉलिसी इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड। ये हम सब लोग जो इतना लूजली हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, मैं देखता हूँ ना, इतने यंग रिसर्चर्स टीवी पे आ जाते हैं, दे हैव ओनली गूगल नॉलेज, चैट जीपीटी नॉलेज, ग्रोक नॉलेज, जेमिनी नॉलेज। दे have not been reading literature and books and trying to understand कि आज जियोपॉलिटिक्स का इस कैसे उसकी फाउंडेशन आपकी बनती है और एक फॉरेन पॉलिसी को उसको कैसे आगे लेके जाया जाता। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या चीज़ है? दे आर टू वर्ड्स, one is strategic and the other is autonomy. Autonomy is a fixed variable. Autonomy ये का जो मतलब है वो उसको वही रहेगा, that you are not aligned to any particular organization, thought or your process. Strategic will keep on changing. तो दोनों को अगर आप मैश करोगे वर्ड को, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो आपकी ऑटोनॉमी तो वही रहेगी, अब आपकी स्ट्रेटेजी बदल जाएगी। और जैसे ही आपकी स्ट्रेटेजी बदल जाएगी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब बदल जाएगा। राइट, हर बार मतलब चेंज होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट विल ऑलवेज से कि तो यू वी मेंटेन दैट पॉलिसी। हमारी स्ट्रेटेजी बदल गई है तो हमारी डेफिनेशन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की भी बदल गई है। तो दैट इज दैट अंडरस्टैंडिंग। मैं एक कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं समझा रहा हूँ, बहुत ही एक सिंपल बेसिक तरीके से, सो दैट हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी इसको समझ जाए। तो जब आप इसकी बात करते हैं कि इसको तेल हम ले रहे हैं रशिया से, नहीं ले रहे रशिया से, तो यू सी आपकी स्ट्रेटेजी आपकी बदलती रहती है। अगर हम नहीं लेंगे तो इसको अमेरिका से ट्रेड एग्रीमेंट हम इसको कैसे साइन करेंगे, बिकॉज दे आर इंटरलिंक्ड। तो इन द क्लासिकल सेंस, अगर इसको क्लासिकल इसको सेंस पे लो, देयर इज नथिंग नोन एज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन दिस टुडेज वर्ल्ड, बिकॉज एवरीथिंग इज लिंक्ड टू योर नेशनल इंटरेस्ट। राइट, अपना पर्सनल इंटरेस्ट पे लिंक, बस पर्सनल इंटरेस्ट, और उसका नाम आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दे दो। राइट, कुछ भी आप फैंसी दे सकते हो, उसको कुछ भी दे दो, बट आपका कोर इश्यू क्या है? इट इज योर नेशनल इंटरेस्ट।
अच्छा, जैसे मैं तो यही पूछ रहा था कि अभी जैसे ये बता रहे हैं कि परमिशन उन्होंने दी है हमें। सर, एक दूसरा देश जो हमसे इतने हजारों किलोमीटर दूर है, वेस्ट में बैठा है, वो हमें बता रहा है कि भाई तुम 30 दिन तेल लोगे, उसके बाद नहीं लोगे। देखो ऐसा है, अमेरिका वांट्स टू गिव इम्प्रेशन टू द होल वर्ल्ड दैट वी आर योर गॉडफादर। ये इंडिया के साथ नहीं कर रहा है वो, ये कनाडा के साथ भी कर रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी कर रहा है, ये सबके साथ कर रहा है। तो हमारा ये इसका ऑपोजिशन का मुद्दा इसको क्यों आना चाहिए? बिकॉज वी आर नॉट एक्चुअली सिंगल्ड आउट। जिस दिन आप अमेरिका के स्टेटस में पहुंचोगे ना उस दिन आप बोलना। आज आप अमेरिका के स्टेटस में नहीं हो। और मैं आपको तभी मैं इसको दोबारा बोलता हूं कि अगर आप डिपेंडेंसीज में अगर आप हैं तो आप शेर की तरह नहीं धाड़ सकते हो। यू हैव टू गेट आउट ऑफ द डिपेंडेंसी। और अमेरिका की डिपेंडेंसी पे हैं आप, और इसीलिए अमेरिका आपको प्रेशराइज कर रहा है, इसलिए आंख दिखाता है। क्योंकि कल अगर आप अमेरिका की डिपेंडेंसी से चले जाओगे तो यू विल से हेल विद यू। इस कौन है आप बोलने के लिए? आज इंडिया ने स्टेटमेंट निकाली इस तरीके की कि आप कौन है हमको बताने के लिए कि हमको क्या करना चाहिए। कोई स्टेटमेंट आई? और आएगी भी नहीं। वैसे अमेरिका इंडिया अभी आपने बताया, इंडिया का कोई स्टैंड ही नहीं आया इस पूरे वॉर पे, कुछ भी नहीं आया। इस क्यों आएगा? बिकॉज योर कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। एक के साथ जाओगे दूसरा नाराज हो जाएगा। दोनों आपके दोस्त हैं, आपका ईरान भी दोस्त है, इजराइल भी दोस्त है। तो यू कैनॉट बी परसीव्ड ऑफ टेकिंग साइड्स। ये आप जानते हो कि हम इजराइल से ज़्यादा क्लोज हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी यही बताती है। बट यू वर्ल्ड को परसेप्शन नहीं देना अपने कि आप इजराइल के साथ हैं या ईरान के साथ। पर इस बार तो सर परसेप्शन थोड़ा सा हो चुका है बिकॉज अब द लाइन्स आर वेरी ब्लर्ड। ब्लर्ड बिटवीन यस एंड नो वाली बात नहीं रही अभी सुप्रीम लीडर के मरने से पहले। हाँ, अब आप ये नहीं बोल सकते कि हम न्यूट्रल हैं। इसको वो टाइम चला गया। एंड देयरफॉर आई फील यू मे हैव टू क्लियर योर पॉलिसी नाउ। क्योंकि पूरी दुनिया ने यही बोला कि उनके मरने से पहले 2 दिन पहले मोदी जी उनकी संसद में थे, निसेट में, और फिर डिनर कर रहे थे नेतन्याहू के साथ। एक ये जो ऑप्टिक्स बोलते हैं ना, इसको हम इसको मीडिया में इसको बोलते हैं, इसको मीडिया ऑप्टिक्स। वर्ल्ड को आप क्या दिखा रहे थे कि आप इजराइल के साथ है ज़्यादा, और आपको अमेरिका ने ही वहाँ पे, ये अंदर की खबर है कहीं से मिली थी कि अमेरिका ने आपको बोला था आप जाके इजराइल में उसको विजिट कीजिए। इट इज अनकन्फर्म न्यूज, बट some media reports were there suggesting that Trump wanted Modi to visit Israel. और एक कमाल की बात और चल रही है कि क्या अली खामनाई सच में मर चुके हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं सर कि जो MI6 है या फिर SVR है, MSS है जो चाइना की है, ये चाहते ही नहीं है, ये हर कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था कि उन्होंने बताया कि जो उनका हाउस था उसके नीचे भी टनल्स वगैरह एंड सारी चीज़ें हैं, उनके पास भी इंफॉर्मेशन थी कि वो उस पर अटैक करेंगे अल खामनेई। देखिए, जब ऐसी लड़ाई होती है ना, आपको जो इंफॉर्मेशन निकलती है लड़ाई से, जब तक वो आपको 100% आप उसको एक इंडिपेंडेंट सोर्स से वेरीफाई नहीं करेंगे, आपको सही इंफॉर्मेशन कभी नहीं निकलेगी। एक अमेरिका का वर्जन हो सकता है, एक ईरान का वर्जन हो सकता है, एक इजराइल का वर्जन हो सकता है। कौन सा वर्जन सही है वो आप नहीं बता पाएंगे। जहाँ तक मेरा ख्याल है, और जो हमने रिएक्शन देखे, उनका फ्यूनरल हुआ, उनका प्रोसेशन निकले, करोड़ों लोग थे वहाँ पे उस प्रोसेशन में, तो इसको मुझे लगता है ये जो खबर है सच है कि खामेनी इज डेड, मर चुके हैं। एंड उधर की टॉप लीडरशिप भी पूरी खत्म हो गई, तो हु इज कंट्रोलिंग? अच्छा, नाउ सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
एक इन लोगों ने ट्रांजिशनल काउंसिल बनाया। अच्छा, ये क्या होता है सर? ट्रांजिशनल काउंसिल जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं ना इनके, अच्छा, जो खमेनी ने इसको खुद ही अपना चुने हैं और इनकी एक गार्डियन काउंसिल है जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, इनकी 88 मेंबर ये बॉडी है। अच्छा, तो ये 88 मेंबर बॉडी ने 3 बंदों को ट्रांजिशनल काउंसिल में उसको लगाया है, जिसमें पेशेशकियान जो आपके प्रेसिडेंट है, ही इज ऑल्सो वन ऑफ देम। अच्छा, तो जब तक लीडर अपॉइंट नहीं होगा इनका, ये 3 लोग ईरान की स्ट्रेटजी और पॉलिसी बनाएंगे। अच्छा, और जैसे ही इनका जो अभी सुप्रीम कमांडर जो भी लीडर है, जो इसका अपॉइंट होगा, उसके बाद उसको पावर उसके पास चली जाएगी। अच्छा, तो आज मैं एक टीवी चैनल पे था, कोई ये बोल रहा था कि ईरान इज हेडलेस। नो, ईरान इज नॉट हेडलेस। ईरान इज बीइंग रन बाय द ट्रांजिशन काउंसिल which is giving orders to IRGC, अच्छा, बिकॉज ये जो सारे अटैक्स फिर आपके कैसे हो रहे हैं, वही तो कोई तो कर रहा है इनको। तो इनका एक इनकी जो स्ट्रैटेजी है, जिसको बोलते हैं मोज़ैक वॉरफेयर स्ट्रैटेजी। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? मोज़ैक वॉरफेयर का मतलब है कि सब कुछ ऑटोनोमस मोड पे चलता है। अच्छा, आपने इंडिपेंडेंट कर दिया लोगों को। उसको लोगों को आपने बता दिया कि अब हमसे ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे आपको, अब आप ठोकते रहो, आपकी मर्जी। जो टारगेट आपको दिखे उसको ठोको। अच्छा, आपकी मर्जी, आपका कंट्रोल। बस इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। और ये उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, बिकॉज आपस में कम्युनिकेशन, साइबर अटैक हुआ। इसको साइबर, जब आपके पास प्रीपोंडरेंस होगी और आपके पास कैपेबिलिटी होगी, तो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे ना, बिकॉज जैसे कम्युनिकेशन की आपकी लोकेशन पता चल जाएगी। तो आपने सारी अपनी कम्युनिकेशन बंद कर दी, बिकॉज आप इसको जैसे ही अपना इसको मोबाइल को ऑन करोगे, यू आर अ डेड मैन। राइट, सारी खबरें पता चल। हाँ, पेजर कैसे किया इन लोगों ने। हाँ, हजबुल्ला के लीडर्स को जब इसको लेबनान में मारा, तो पेजर्स, जो आपकी पेजर बॉम्बिंग हुई, कैसे हुई ना, ऐसे ही हुई। तो इसीलिए ये जो ईरान ने अपनी एक प्लान बी बनाया, इसको प्लान बी बनाया कि जब इस तरीके का हमला होगा और अगर इसको आयतुल्ला को इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, तो ये टारगेट्स हैं आपको आइडेंटिफाई उसको करके रखे हुए, आप अपने लगे रहो इनको जो है टारगेट्स को उड़ाने के लिए। इसको फिर आपको इसको कहीं से डायरेक्शन मिलने की जरूरत नहीं है। तो अभी वो जो काउंसिल है वो रन कर रहा है। हाँ, बिकॉज वॉर, इट्स अ वॉर सिचुएशन। जैसे आप लोगों को इकट्ठा करोगे, वहीं पे बॉम्ब आ जाएगा। राइट। सो इन वॉर you cannot have meetings, conferences, board room, ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, और ख़ास तौर पे ऐसी हाईटेक वॉर में। सर, अभी इस पर मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा। कल आप मुझे बड़ा कमाल का आर्टिकल आपने भेजा था, मैं उससे क्वेश्चन निकाला है। बट हाँ, उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, मॉडर्न वॉरफेयर का इसमें क्या रोल है? क्योंकि वेनेजुएला वाले केस में एक चीज़ पता लगी कि जब उन्होंने वेनेजुएला पे अटैक करा, उधर के प्रेसिडेंट को उठाया, तो उन्होंने जो सारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस थे या कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे, हाँ, उन सबको इंटरसेप्ट कर दिया था। हाँ। और एक झटके में वो उसको उठा के ले गए। तो ये क्या टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है मॉडर्न वॉरफेयर में? ये सब, दिस इज ऑल रिलेटेड टू स्पेस टेक्नोलॉजी। आपके स्पेस बेस्ड आपके जो सिस्टम्स हैं, आप सैटेलाइट्स जो आपने लगा रखे हैं स्पेस वगैरह में, जहाँ तक दुश्मन की पहुँच नहीं है और वो उनको हैक भी नहीं कर सकता कोई भी, तो आपके इसको जैसे आपके फ़ोन्स होते थे, आप सैटेलाइट फ़ोन्स, इस सैटेलाइट फ़ोन को आप उसको मॉनिटर नहीं कर सकते। तो सिमिलर आज का वॉरफेयर आप देखिए। एक टाइम पे हम बोलते थे हमारी फ़ौज है और हमारे इतने लोग हैं, हमारे इसको फ़ौज में हम अंदर यहाँ घुसेंगे, 60 किलोमीटर हम अंदर जाएंगे, कैप्चर करेंगे टेरिटरी को, उसके बाद हम इसको बोलेंगे हम लड़ाई जीत गए। हाँ, सही बात है। गॉन आउट दोस डेज। दुश्मन को इतना आप कमज़ोर कर देंगे
आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से, आपकी साइबर वॉरफेयर से, स्पेस वॉरफेयर से, और आपकी जो आपकी मिसाइल पावर, ड्रोन पावर, इसको लगा के जब दुश्मन पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका होगा, उसके बाद आप अंदर घुसेंगे और वो कैप्चर कर लेंगे, रावलपिंडी तक चले जाएंगे, इस लाहौर तक चले जाएंगे। पहले अलग अलग तरीकों से कमजोर बनाए, पहले उसको खत्म कर, उसकी कि आप एयर डिफेंस खत्म कर दो पाकिस्तान की, जैसे हमने की इस सिंदूर में। आपने उनके जो 11 बेसिस को नष्ट कर दिया। आपकी मिसाइल कैसे पहुंच गई वहां पे जब पाकिस्तान का एयर डिफेंस लगा हुआ था? तो इसको लड़ाई आप सिंदूर में पाकिस्तान के अंदर नहीं घुसे, पर आपने तबाही कर दी अपने आप में। अपने जो है धरती से आपने फायर, जो आपने ब्रह्मोस किए, आपने जो अपनी मिसाइल्स अपने बाकी करी, आपने पिनाका मिसाइल्स भी फायर किए, आपने ब्रह्मोस भी फायर किए और भी किया, और आपके ड्रोन्स भी गए। इसको नुकसान तो कर दिया ना आपने पाकिस्तान को, उनका एयर डिफेंस नष्ट कर दिया आपने। और तभी पाकिस्तान घुटने पे आ गया और उसने आपसे सीज फायर मांगा। आपने थोड़ी मांगा सीज फायर। तो मॉडर्न वॉरफेयर यही है कि सर किसी की इकोनॉमी, साइबर वॉरफेयर, उसकी बैंकिंग सिस्टम कर दो आप। इस बहरीन में और इस यूए में आपने अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के डाटा सेंटर्स थे, राइट, आपने उसको ख़त्म कर दिया। जब आपके डाटा सेंटर्स ही आपके ख़त्म हो जाएंगे, बैंकिंग आपका सिस्टम, आपका यूपीआई चलेगा ही नहीं। राइट, सही बात। इसको मुझे बताओ, अगर यहाँ भारत में एक अटैक होता है, इसको साइबर अटैक होता है और आपका यूपीआई बंद हो जाता है, आपका बैंक बंद हो जाता है, सही बात है, कितनी बड़ी, आपकी रेलवे बंद हो जाती है, बिकॉज रेलवे भी तो सिग्नल से ऑपरेट करती है। इस देश का क्या होगा? इसको आपकी फौजें तो अभी आई नहीं आमने सामने। इस फेज 1 में आपने सब खत्म कर दिया। आपने इंटरनली प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। आपने इंटरनली प्रॉब्लम, आप उस प्रॉब्लम से आप दूर कैसे जाओगे? दैट इज द लार्जर पर्सपेक्टिव। मतलब सर ये लेयर्स हैं कंट्री को इन्फ्लिट्रेट करने की, कि अपनी इंटेलिजेंस से भी करो, साइबर से भी करो, इकोनॉमी से भी करो, उधर मैसेकर कर दो, प्रोटेस्ट करवा दो, उसको खत्म कर दो। इस ईरान के साथ यही किया इन लोगों ने। मॉडर्न वॉरफेयर, दिस इज मॉडर्न वॉरफेयर। अच्छा सर, ये लोग जो से कह रहे हैं, अब क्या फ्यूचर है सर? बहुत, अभी तो फुल फ्लेजेड वॉर नहीं है, बट ये फुल फ्लेजेड वॉर में बदलेगा क्या? देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो ईरान को इतना कमज़ोर किया जाएगा, बिकॉज देखिए अब इस कब तक वो लड़ता रहेगा, उसके पास कितनी मिसाइलें हैं, इसको कितने दिन तक चलेंगी? तो सर ये लोग क्यों कह रहे हैं ऐसा? मैं तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी देखे, बहुत सारे चैनल पे बोल रहे हैं कि ईरान को हराना इतना आसान नहीं है, ईरान ने चकाया मज़ा, ईरान मज़ा चका देगा। Why they are saying that? देखो, ऐसा है क्योंकि आपका ईरान ने आपका बहुत अच्छी तरीके से मुकाबला किया है। उसका रीज़न ये है कि ईरान की सारे जो आपके मिसाइल बेसिस हैं, सब कुछ है, दे आर अंडरग्राउंड। ज़ैग्रोस माउंटेन्स का जो रेंज है, जो आपका नॉर्दर्न साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न में है, वो पूरा ज़ैग्रोस का जो रेंज है, ये उसके अंदर आपकी मिसाइल सिटीज बनी हुई है। अब आप मुझे बताइए, हमास को आपको मारने में 3 साल लगे, अभी तक आप उसको खत्म क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज एक उनका टनलिंग सिस्टम था, आप उसमें घुस नहीं पाए। एक चक्रव्यूह बनाया उसने, उसमें आप घुस नहीं पाए। सेम थिंग ईरान ने किया है। मतलब उधर का टेरेन है वो भी थोड़ा सा ऐसे। एक तो टेरेन बहुत मुश्किल है, आपका माउंटेन्स है इधर उधर, दूसरा माउंटेन्स के अंदर उन लोगों ने अपनी उसको और वहाँ पे आपके बम इसको पहुँच नहीं पाएंगे। और आपकी बम की क्षमता है 50 मीटर्स इनसाइड, 60 मीटर्स इनसाइड, दे आर एक्चुअली 100 मीटर्स इनसाइड। तो जब तक आप फिजिकली नहीं जाके अटैक करोगे, उस पर गुरिल्ला वॉरफेयर नहीं लेके जाओगे, उस ईरान को खत्म नहीं कर सकते। इसलिए लोग ये बोलते हैं। अच्छा, मतलब डेमोग्राफिक कंडीशन का भी एडवांटेज है। डेमोग्राफिक लाइक अफगानिस्तान एंड टेरेन इज लाइक दैट। बट अब वही वाली बात है, सुप्रीम को ही मार दिया। अच्छा, अब उधर उनका बेटा बनेगा सुप्रीम या अमेरिका बनाएगा कोई? अब अमेरिका की यूसी अल्टीमेटली 2 शर्तों पे आ गया वो।
अब उतनी लंबी चौड़ी उसने रखी थी, ये नहीं, मिसाइल। तो अब वो जानता है कि वो इस लड़ाई नुकसान उसने ईरान का ज़्यादा किया, पर वो लड़ाई जीता नहीं, बिकॉज जिस ऑब्जेक्टिव से वो चला था उसके ऑब्जेक्टिव तो वो हासिल नहीं कर पाया। सो अब उसके 2 ऑब्जेक्टिव ही रह जाएंगे। जो भी लीडर आप चुनोगे वो हमको एक्सेप्टेबल होना चाहिए, है ना। हमसे बातचीत कर लो या कुछ कर लो, है ना, कुछ समझौता टाइप कर लो कि भाई ये इसको बंदा ठीक है, आप हम इसको लगा देते हैं और हम उसको मारेंगे नहीं फिर। वो तो वेस्ट प्रो ही कोई चुनेंगे। हाँ। दूसरा, अपना न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाओगे, बस। इसको 2 शर्तें रह गई। वो जो मिसाइल पावर ये सब वो उसको ईरान मानेगा नहीं, बिकॉज अगर आप ईरान की ताकत ही नहीं दोगे उसको, अगर आप उसको बोलोगे आप अपनी मिसाइल भी नहीं बनाओगे, तो वो कैसे फिर आपकी इस शर्त को एक्सेप्ट करेगा। पर मैंने सर एक चीज़ और भी देखी कमाल की, कि लाइक जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर हुई तो उन्होंने भी ड्रोन का यूज़ करा, ईरान की वॉर हो रही है तो ये ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक ड्रोन इनका मैं पढ़ रहा था 30-32 लाख रुपए का है। इट्स ए लो कॉस्ट वॉरफेयर, और एक ड्रोन एक 30 लाख को ड्रोन को उसको मारने के लिए आपको 1 करोड़ का इंटरसेप्टर आपको यूज़ करना पड़ता है। हाँ सर, और $1 मिलियन की वो मिसाइल है। यस। 5-6 मिलियन डॉलर की। तो आप इसको कितनी मिसाइल फायर करोगे, इसको कितने ड्रोन गिराओगे? जब आपके ऊपर 50 ड्रोन आ जाएंगे तो कितने पास आपके इंटरसेप्टर्स होंगे? 50 तो होंगे नहीं आपके। राइट, कुछ तो करेंगे, इसको कुछ तो उसको नुकसान आपका करेंगे। ये लड़ाई में होगा, इसको पाकिस्तान के साथ भी हमने किया ऐसा। अब लड़ाई अब मॉडर्न वॉरफेयर में ये एयरक्राफ्ट से लड़ना नहीं है, ड्रोन्स। अब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं यहाँ बैठा हूँ नोएडा में, मैं सुरक्षित हूँ। इस स्टूडियो में भी बम आके गिर सकता है कभी भी। सो वो जो कॉन्सेप्ट था ना लड़ाई का, कि बॉर्डर पे लड़ी जाती है, या बॉर्डर के जो शहर है, अमृतसर हो गया, फिरोजपुर हो गया, इस टाइप के जो बॉर्डर के शहर हैं वो अफेक्ट होते हैं, गांव खाली हो जाते हैं, लोग चले जाते हैं गांव से। आप तो शहर में भी सुरक्षित नहीं है सर, अब कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। सर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बस उसको और क्लियर कर दीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक मैं देख रहा हूँ कि बना दिया गया है नैरेटिव कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ईरान के पास, और वो पूरी दुनिया का गला दबा देगा उससे। क्या सच्चाई है सर इसकी? देखिए ऐसा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस क्यों है, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। कौन से देश हैं जो इस बसे हुए हैं इसके आसपास? आप यूएई, आप कतार, आपका बहरीन, ये आपका ईरान हो गया एक जगह, और हाँ बस यही 3-4 हैं आपके। जॉर्डन वगैरह है सर? नहीं, जॉर्डन तो दूर है। ठीक है। अब पूरे वर्ल्ड की जो तेल की सप्लाई है वो ये जो इन देशों के जो पास है, अब ये देश अपनी सप्लाई को बाकी देशों के थ्रू कौन से रास्ते से लेके जाएंगे? स्टेट ऑफ हॉर्मुज। बिकॉज अगर आप उसको बंद कर देंगे तो ये जो सप्लाई है ये पूरे वर्ल्ड की बंद होती है, एंड इट इज ऑलमोस्ट 20% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाईज। अच्छा, पूरे वर्ल्ड की 20% सप्लाई? हाँ, तो जब आप, बिकॉज ऐसा है कि ये इसको जितने भी देश हैं उनके पास और ऐसा कोई सप्लाई चेन रूट है नहीं। इसको यहीं से जाना है, मतलब वो रास्ता ही है जिससे आना। इसको रास्ता ही यहीं से 33 किलोमीटर वाइड। ओके। तो अगर आप ये रास्ता ही बंद कर देंगे तो सप्लाई कहां से जाएगी? इसको यही इंपॉर्टेंस, और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की। बिकॉज तेल की सप्लाई होती है, चाइना लेता है, इंडिया लेता है, यूरोप लेता है, साउथ एशिया लेता है, पूरी वर्ल्ड लेती है यहां से। तो जैसे आपने बंद कर,
ये सऊदी अरेबिया के पास फिर भी रेड सी अवेलेबल है, बिकॉज रेड सी का कोस्ट है जो, उसको वहाँ से अपना सऊदी अरेबिया भेज सकता है, तो सऊदी अरेबिया इतना इफेक्ट नहीं होगा। बट ये कुछ देश इफेक्ट हो जाएंगे। हाँ, ये कंट्रीज इफेक्ट हो जाएगी, जो आपकी जो गल्फ कंट्रीज है, आप कतार हो गई, आपके यूएई हो गई, दुबई, ये सारी कंट्री। सर इधर तो बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि तो हाईली इंपोर्ट करते हैं सामान बाहर से। और दूसरा ये है कि इनकी इकोनॉमी इसी के ऊपर चलती है, और अगर आप इनकी ये इसका चोक पॉइंट है ये, और अगर इस चोक पॉइंट को आप बंद कर देंगे तो एक तो इनकी इकोनॉमी आप खत्म कर रहे हैं, बिल्कुल। इस अमेरिका के ऊपर प्रेशर है, बिल्कुल। और सर दुबई तो वर्ल्ड फाइनेंशियल हब बनता जा रहा है, और उनका जो एयरपोर्ट है, राइट, वो एक इंटरनेशनल ट्रांजिट हब है, राइट, वो बिजिएस्ट एयरपोर्ट। इस कहीं पर भी आपको जाना है, अमेरिका, यूरोप, कहीं भी जाना है, आपको जो हॉल्ट करना पड़ेगा वहां पे, दुबई जाना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास उसको फ्यूलिंग नहीं है इतनी लंबी, आप अपनी फ्लाइट्स ले जाने, या तो कतर जाना पड़ेगा। हाँ, इधर ही कहीं बीच में हॉल्ट होता है। हाँ, तो इसको दैट इज द अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ लाइफ। तो ईरान क्या सर बंद कर सकते हो? उधर कोई गेट थोड़ी है कि ईरान बंद कर देगा। अब देखो, ईरान के पास एंटी शिप मिसाइल्स हैं जो उसने अपने पूरे पर्शियन गल्फ पे लगा रखी। ईरान के पास माइंस हैं जो इस एरिया को माइन कर देगा। कोई भी शिप आएगी, एंटी शिप मिसाइल्स उसको रशिया ने भी दिया, चाइना ने भी दिया, उसको वो ठोक देगा वहां पे। और एक शिप अगर उसमें फंस जाती है ऐसे करके उल्टी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाएगा, बिकॉज ये उसकी जो 2 सी लेन्स है, इसको एक आपका जाने का रास्ता, एक आपका आने का रास्ता, 6 माइल की है वो। अगर बिकॉज ऐसा है कि वो अगर कोस्ट के अगर बहुत पास उसको चले जाते हैं तो उसको वहाँ पे डेप्थ नहीं है, आपकी शिप्स नहीं जा सकती वहाँ पे, तो बीच में ही आपको इसको शिप्स को चलाना पड़ेगा। और अगर आपकी एक शिप भी उल्टी हो जाती है वहाँ पे, पूरा रास्ता बंद हो गया। ओके, तो उसका तो कंट्रोल उनके पास है। इट्स अ वेरी नैरो काइंड ऑफ। एंड वो इंश्योरेंस कंपनीज ने भी सब मना अब कर दिया। इंश्योरेंस जितनी भी कंपनीज है वो या तो यूएस बेस्ड है या तो लंदन बेस्ड है, और वो जानबूझ के, एक्चुअली ईरान ने नहीं बंद किया स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, इन कंपनी ने बंद किया, बिकॉज इन लोगों ने इंश्योरेंस करने से मना कर दिया वेसल्स की। हाँ, और इस कंट्रीज बोल रही है कि अगर आप इंश्योरेंस नहीं करेंगे तो कैसे हम भेजेंगे अपने को। तो सर वो तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो सर माली डैमेज हो जाएगा। पर चाइना बोलता है कि हमको इंश्योरेंस चाहिए ही नहीं। देखो चाइना भी दादा है, शेर का सवा शेर है चाइना। अब वो बोलता है बिना इंश्योरेंस ना, हम अपनी वॉरशिप से उसको, या हम अपनी जो तरीके से उनको प्रोटेक्शन देंगे, और ये हमको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं, ये हमारी शिप्स को मार के देखो। बिकॉज जैसे आपने इसकी शिप्स को मारा, उसने ईरान को तो बोल दिया कि तुम हमारी इसको शिप्स को टच नहीं करो, ईरान ने एग्री कर दिया। अब इसको क्या अमेरिका मारेगा उनकी शिप्स को? पर सर अमेरिका ने तो अभी, डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्वीट करा था कि जो जितने भी इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया देने से, हम देंगे, हम करेंगे सारे इंश्योरेंस। यार ट्रम्प की बातें तो उसकी बातें ही हैं। कह रहा हम तो आपके पीछे, अगर आप भेजोगे तो हम आपकी प्रोटेक्शन के लिए शिप भेजेंगे आपके साथ। तो आप अपना रिस्क ले लो ट्रम्प की बात पे। इसको ट्रम्प की इसको बातों को कोई भी सीरियसली लेता है आज वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स पे, अमेरिकन्स भी सीरियसली नहीं लेते। क्या लगता है सर आगे आने वाला फ्यूचर क्या है सर, इंडिया के लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए? क्या फ्यूचर है जिस हिसाब से टेंशन्स एंड ये सब बढ़ता जा रहा है, रिवेंज, रेज, डोमिनेंस? इसको मैं तो ये बोलता हूँ, जो भारत का नारा है ना, ये विकसित भारत, आप उसको चेंज करके सुरक्षित भारत कर दो। और डिफेंस का जो बजट है, जो आपका 1.99% है जीडीपी का आज की डेट में, राइट, इस सिंदूर के बाद भी आपका जो डिफेंस बजट है वो इट्स ओनली 1.99% ऑफ द जीडीपी। ये इसको आपको 2.5 तक लाना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप अपनी फौजों को मजबूत नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी को उसको लेके नहीं आएंगे, अपनी मिसाइल पावर को, जैसे ईरान ने अपनी मिसाइल पावर की है, इस भारत के पास इस टाइप की मिसाइल पावर नहीं है। तो
ये अगर जब तक आप अपने आप को सुरक्षित नहीं करेंगे इस तरीके से, आप भारत को नहीं सुरक्षित कर पाएंगे, उसको विकसित नहीं कर पाएंगे। या सही बात जितने हाईवेज बना लो, इसको जितनी योजना बना लो, उस कोई योजना का आपको फायदा नहीं है जब तक आप अपनी ताकत को ना बढ़ाओ। जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर होती है ना, उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि एक तो आपकी फौज मजबूत होनी चाहिए, एक आपकी इकोनॉमी आपकी मजबूत होनी चाहिए, और एक आपकी डिप्लोमेसी मजबूत होनी चाहिए। डिप्लोमेसी आपकी कब आपकी मजबूत होगी? आपकी सुरक्षा आपका जब आपकी मिलिट्री मजबूत होगी। और आपकी मिलिट्री कब मजबूत होगी? जब आपकी इकोनॉमी मजबूत होगी, बिकॉज आपको जो मिलिट्री को मजबूत करने के लिए भी आपको बजट देना पड़ेगा, और अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो आप वो वाला बजट उनको दे पाएंगे। और जब तक हम ये चीज़ इसको सोच नहीं बदलेंगे इस चीज़ की, और हमेशा इसको मेरा ये मैसेज है, गवर्नमेंट्स होती है जो वो इलेक्शन टू इलेक्शन की तैयारी करती है। इसको नेक्स्ट इलेक्शन कहाँ हो रहा है उसकी तैयारी करो, इस स्टेट में हो रहा है अब डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए, वो स्टेट में हो रहा है डबल इंजन की सरकार नहीं। ये सोच को बदली करने की ज़रूरत है, और आपका जो फोकस है वो आप डिफेंस के आपके सेक्टर में आना चाहिए, जो आई थिंक एक चेंज मैं देख रहा हूँ हो रहा है। डेफिनेटली इसको चेंज को मैंने देखा पिछले 10 साल से होते हुए, बट इसमें जो आपको एक्सेलरेशन देना चाहिए वो नहीं हो रहा। जो तेजी चाहिए थी, उसको तेजी देने की जरूरत है। स्लो है प्रोसेस। दैट्स राइट। सर मैं तो ये कहूँगा कि पीस और हार्मनी पूरे वर्ल्ड में बना रहे, बिकॉज करोड़ों लोग मर रहे हैं। आपने देखा होगा उन्होंने स्कूल पे मार दिया, एंड 100 से 150 लड़कियां मर गई। बिल्कुल बिल्कुल। और कई हजार सोल्जर्स की भी मौतें हो रही होंगी सर। इट्स वेरी सैड, बट देन सो दैट इज द रियलिटी। सर मॉडर्न डे रियलिटी इस वॉर से शायद हम यही ले सकते हैं कि लाइक जब कंट्रीज इस तरीके से काम करती हैं तो हमें भी शायद अपने आप को डेवलप करने पे ध्यान देना चाहिए, और आत्मसुरक्षा। बिल्कुल। और एक मेरा लास्ट एंडिंग स्टेटमेंट ये है, इफ यू वांट टू बाय पीस यू मस्ट प्रिपेयर फॉर वॉर। वेरी डीप सर, इसको एक बार एक्सप्लेन कर दो क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आएगा। जब तक आप लड़ाई के लिए सक्षम नहीं है, आपके देश में पीस नहीं आ सकती, बिकॉज कोई भी आपको उसको मार के चला जाएगा। पर वो अगर वो उसको जानते हैं कि अगर हमने एक मिसाइल फायर की तो हमारे ऊपर 100 मिसाइल आएंगी, कभी एक मिसाइल फायर नहीं होगी। वही वाली बात है कि पाकिस्तान हो चाइना हो, कोई आपसे दुश्मनी नहीं लेना चाहेगा। जब तक आपके पास ऐसी शक्ति नहीं आएगी, लोग आपको थप्पड़ मारते ही रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी ज़्यादा रोशनी डाली, क्योंकि मेरा बस इस पॉडकास्ट को बनाने का, इतने सारे पॉडकास्ट बन रहे हैं, इतने सारे लोग देख रहे हैं, ऑलरेडी बहुत कुछ अवेलेबल है देखने के लिए, बहुत कुछ है। बट सर मेरे को जो बनाना था एपिसोड वो बन चुका है, थैंक यू फॉर दैट। मैं बस चाहता था कि लोगों को क्लैरिटी मिल जाए, जो बेसिक कन्फ्यूजन्स हैं उनको समझ में आ जाए कि क्या है, और आई थिंक आपने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझा दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन ऑन माई शो। Thank you for inviting me to your Pratik show, and the second time I've come to your show, and I think first time was also wonderful. This time is even better. So I think हमारा एम ये है, हम एक कॉमन एम है हम दोनों का, कि एक रियलिस्टिक अप्रेजल दे लोगों को इस लड़ाई का। ये जो लड़ाई चल रही है, वॉर जो चल रही है ईरान में, बिकॉज आज जो ईरान के साथ हो रहा है कल भारत के साथ भी हो सकता है। ऑफ कोर्स सर, सो नो डाउट, दैट इज द थिंग वी शुड ऑल बी वरीड अबाउट। या थैंक यू सो मच सर, आई हैव अ प्लेजर टू होस्ट यू, एंड आप बस ऐसे ही मेरा साथ देंगे। अगले एपिसोड में हम कुछ और बात बताएंगे जियोपॉलिटिकल को लेके, एंड जो जियोपॉलिटिकल चीज़ें हैं हम उस पर रोशनी डालते रहेंगे जब भी ऐसा कुछ होगा। मेरा तो बस सर यही मोटो रहता है कि अपने पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को क्लैरिटी मिल जाए, जो बेसिक क्लैरिटी होती है। थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर। अगर ये पॉडकास्ट में आपको मजा आया, आपको क्लैरिटी मिली, और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस का एक सही और साधारण तरीके से अगर मैं आपको समझा पाया मतलब, तो इस पॉडकास्ट को कमेंट करके जरूर बताना।
अगला गेस्ट कौन सा देखना चाहते हो वो भी कमेंट कर सकते हो। और मैं फिर आपसे कहता हूँ, वैसे 90% ऑफ द व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो वीडियो देख के चले जाते हैं। भाई क्या लगता है आपका सब्सक्राइब करने में? सब्सक्राइब करोगे तो एक चीज मैं आपके लिए बहुत बेस्ट कर पाऊंगा, दोनों का उसमें फायदा है, दैट इज मैं आपके लिए अच्छे गेस्ट, अच्छे टॉपिक डिस्कवर करके ला सकता हूं। इससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है एंड हम अच्छे पॉडकास्ट आगे भी आपके लिए बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। एंड एक ही चीज लास्ट में बोलूंगा, अपना ध्यान रखें, काम करें अपने ऊपर। अगर कोई एक देश पावरफुल होके डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड में जताना चाहता है, आपके अराउंड भी यही चलता है। अगर आप अपने आप को पावरफुल बनाते हो तो कोई भी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। तो इस पूरे पॉडकास्ट से एक मैसेज और निकलता है, आपके लिए है वो, कि आप अपने आप पे भी काम करें, क्योंकि आप देख रहे हैं जो कमजोर होता है उसके साथ अत्याचार होता है। आप अगर पावरफुल हैं तो आपके साथ अत्याचार कभी भी जिंदगी में नहीं होगा। तो कैपेसिटी इज इक्वल टू डिटोरेंस। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।